ऐसा कंपाउंड जो दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता हो, दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता हो, एडिशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। जनरल केमिस्ट्री में जिसका नाम में आइड आता है उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईडीओ कहते हैं। क्या कभी 3D का कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा? अरे कैसे जाएगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। वो एनर्जी जो पेयरिंग करने के लिए दी जाती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा, √n+2, जहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइसोमर का मतलब होता है ऐसे दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये हमारे माइंड मैप की एक बेहतरीन सी सीरीज जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर का भैया इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में हर बार दिखाई देते हैं, भविष्य में दिखाई देते रहेंगे। ये जो आगे आप वीडियो देखने जा रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं कि ये वीडियो क्रिस्प, कंसाइज एंड कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। तो ट्रिपल सी का खेल चलेगा भैया जी। ये ध्यान रखिएगा कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कम से कम एक बार इन चैप्टर को पढ़ रखा हो। अगर बहुत थॉरोली नहीं पढ़ा है लेकिन अगर पढ़ रखा है तब भी इससे काम आपका बन जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर एक पॉइंट बहुत डिटेल के साथ बताई जाए तो जेई वाला चैनल पर ही मैंने इस चैप्टर को 5 घंटे के आसपास मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर के आप उससे देख करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से एक बार पढ़ा हुआ है तो कृपया यहां पर रिवीजन का आनंद लीजिए। बहुत कम वक्त में इस तरीके से आप पढ़ने वाले, मैं दावा कर सकता हूं पूरे इंटरनेट पे इतना क्रिस्प, कंसाइज एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाली वीडियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि मैं रिसर्च करके ही आया हूं यहां पर। चलिए जी, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। नाम है एडिशन कंपाउंड। नाम का मतलब निकाल लीजिए, एडिशन मतलब जोड़ना। अच्छा जी, ऐसा कंपाउंड जो दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बनता हो, दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता हो, एडिशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। पहला है उसमें से डबल सॉल्ट, दूसरा है इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं अगर आप उनको पानी में डाल दीजिए, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए तो जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सारे अलग अलग हो जाएंगे और वो पानी में जाने के बाद अपने टेस्ट दे रहे होंगे, अपने केमिकल टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं होता। यहां पर कुछ ऐसे आयंस होंगे जो पानी के अंदर निकलकर नाचने कूदने नहीं लग जाएंगे इनकी तरह। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझे तो ये देखिए पोटासियम है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। तो यहां पर अगर आप इनको पानी में डालें तो ये K2SO4 टूटता है, K+ निकलता है, सल्फेट निकलता है जनाब, और क्या निकलता है, एल्यूमिनियम 3+ निकलता है। ये 3 आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये पानी के अंदर एकदम उछल कूद मचा देते हैं, कूद आते हैं। अच्छा, तो अगर ये पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो इनका आप टेस्ट करेंगे तो ये मिल भी जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन ये देखिए ये कौन है भैया, मोर सॉल्ट। इनको अगर आप पानी में डालें तो यहाँ जो आयरन है वो आयरन +2 में है, सल्फेट की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव होता है और आपको पता है कि NH4 की खोपड़ी पर +1 होता है। आप इनको पानी में डालिए, ये 3 आयन तुरंत जो है पानी में कूद पड़ेंगे जनाब। ये कहा होगा, डबल सॉल्ट के अंदर होगा। यहां पर देखिए, क्या ये एडिशन कंपाउंड है? हाँ जनाब, K2SO4 अपने आप में ही एक कंपाउंड है, Al2SO4 थ्राइस ये भी अपने आप में कंपाउंड है। इनका कॉम्बिनेशन जो है पोटास एलम कहलाता है और ये डबल सॉल्ट के हिस्से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, इन्हीं पर चर्चा करनी है हमें। ये जो दिख रहे हैं, जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 4K+ आयन के रूप में देखें तो 4K+ निकलेगा। सर आपको कैसे पता चल गया कि K+ बनेगा? हे जनाब, जितने भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं वो सब +1 बनाते हैं। अच्छा जी, तो पोटास, यहाँ पे पोटास मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, वो क्या बनाएगा, K+। अच्छा जी, बाकी को देखिए जो इस तरीके से डिब्बे में लिखे गए हैं FeCN6। देखिए ये जो डिब्बा बनाया गया है, इस डिब्बे के अंदर इतने लोग आएंगे और यहां खोपड़ियों पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना? यहां अगर 4+ है तो यहां पर 4 नेगेटिव होना चाहिए काउंटर करने के लिए, तभी तो देखने में ये न्यूट्रल नजर आएंगे। अच्छा जी, यहां पर देखिए जो इधर किनारे लिखा है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल, और ये जो लिखा है इसको कहते हैं लिगेंड, और ये जो नंबर लिखा है 6 इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको दोबारा उधर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि भैया अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ये कभी भी आपको आयरन +2 का टेस्ट नहीं देंगे।
आयरन +2 का टेस्ट नहीं देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया देखो क्या यहां पर आयरन +2 प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंट, लेकिन इस आयरन +2 को 6 Cn नेगेटिव ने घेर लिया है। तो भैया जी वो अपने आप यही प्रसन्न है। अरे आप इसको ऐसे समझ लो बालक, इधर देखो, अगर मैं कहूं कि हे बालक यहां आयरन 2+ है, इस आयरन 2+ को Cn नेगेटिव कैसे घेरता है तो समझना, Cn नेगेटिव जो है क्या बनाता है जी बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अरे क्या बनाता है भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब 6 Cn नेगेटिव ने अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है तो आप बताइए क्या ये जो आपका आयरन 2+ है ये उछल कूद मचाएगा पानी में? अरे क्या उसको पानी में जाने का मौका मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, वो एक इस डिब्बे में बंद हो जाएगा, इस डिब्बे में बंद हो जाएगा, पूरा घिर गया है वो लिगेंड के साथ, वहां अटैच्ड है, उसको प्यार वहीं मिल रहा है, पानी में उछल कूद नहीं मचा पाएगा। इसलिए यहां से कभी भी आयरन +2 का क्या नहीं मिलेगा जी, टेस्ट नहीं मिलेगा। ये कहानी कहां देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, अच्छे समझते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो ये वाला देखो देखो K+ क्या है, अरे एक नॉर्मल आयन है भैया। अच्छा लेकिन ये देखो, जिस एनायन को लिखने में डिब्बा बनाना पड़े, कोई बीच में लिखे कोई किनारे लिखे, ये सब लिखना पड़े, तो ये लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो ये हो जाएगा FeCN64 नेगेटिव, है ना जी। ये कोई नॉर्मल एनायन थोड़ी है। अरे भैया नॉर्मल एनायन क्या होता है, Cl नेगेटिव एक नॉर्मल एनायन है, F नेगेटिव एक नॉर्मल एनायन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। बात समझ में आ गई सर आपकी। सेंट्रल मेटल कौन है यहां पर, आयरन। सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन। अब बात करते हैं लिगेंड्स की। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ वो लिगेंड कहलाएगा। तो यहां पर भैया Cn नेगेटिव, इसको साइनाइड कहते हैं अगर मैं नॉर्मल केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पड़ोसी, गिन लीजिए कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके किसी मेटल से जुड़ना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि यहां 6 Cn नेगेटिव हैं और सबने एक एक बॉन्ड बनाए हुए, तो टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब यहां 6 पड़ोसी हैं, 6 तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अच्छा जी, काउंटर आयन, इस एनायन को काउंटर करने वाला कौन है, तो K+ है। अगला और ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, हमें कैसे पता चल गया कि यहां आयरन 2+ है, वो हम पता करेंगे इस तरीके से। हम इसको X मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, आयरन का X मान लेते हैं। तो X मान लिया, प्लस सुनिएगा, आयरन के पहले क्या लिखा है, 4 बार पोटेशियम, और आपको पता है कि पोटेशियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आता है। अरे बहुत बचपन में सुना था ये बात, क्या +1 आता है ना भैया ग्रुप नंबर 1 वालों पर, जी जनाब। Cn नेगेटिव मैंने आपको बताया है, तो कितने नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है एक लिगेंड पर, इसका मतलब 6 × -1 = 0। अरे 0 क्यों लिखा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पर 0 ही चार्ज आ रहा है ना बालक। अच्छा तो यहां से x = +2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली बातचीत है डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक नंबर है, डेंटिसिटी एक नंबर है जो कि क्या बताता है, जो कि यह बताता है कि कोई लिगेंड जो है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसी सेंट्रल मेटल के साथ। अच्छा जी ये बात है। तो देखिए पहली कैटेगरी आती है इसमें, दैट इज मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, मोनोडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी यहां 1 है। इसका मतलब यहां ऐसे लिगेंड कंसीडर किए जाएंगे जहां से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मेटल के साथ। अब अगला है बाइडेंटेट। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है बालक, 2 होता है। इसका मतलब एक ऐसा लिगेंड जो कम से कम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके सेंट्रल मेटल से जुड़ना चाहता है। पॉलीडेंटेट का मतलब, पॉली का मतलब होता है भैया यहां पे देख लें, डेंटिसिटी जब 2 से ज्यादा होती है तो उसको पॉलीडेंटेट में गिनते हैं। अच्छा जी, इनका एग्जांपल जैसे वाटर, वाटर के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर वो किसी सेंट्रल मेटल M को डोनेट करके वो क्या करता है, डेंटिसिटी अपनी 1 घोषित करता है। अगली चीज देखिए, ये क्या है पढ़िएगा, ये कार्बन नंबर 1 मान लीजिए, कार्बन नंबर 2, दोनों पर NH2 है, तो इसको कहते हैं इथाइलिन डायमीन। मेरे साथ बोलिए क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो रे बालक, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन। तो इसका एब्रीवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आपको EN मिलेगा, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन किसको कहते हैं, CH2 कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में CH2 मिल जाए उसको इथाइलिन घोषित किया जाता है। इथाइलिन डाईएमीन, डाई मतलब 2, एमीन मतलब NH2, 2 बार NH2 है तो देख लीजिए है इथाइलिन डायमीन। यहां पर नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, ये डोनेट कर रहे हैं किसी सेंट्रल मेटल को। तो देख लीजिए कितने बॉन्ड बनाए भैया, 2, इसलिए हम इसको
डेंटेट बोलेंगे। अच्छा, पॉलीडेंटेट का एग्जांपल बड़ा शानदार है, ईडीटीए। तो भैया ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डायमीन। तो पहले बनाइए इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब, अरे बोलो भैया, इथाइलिन का मतलब अभी बताया था CH2 इथाइलिन। डाइअमीन का मतलब है कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो देखिए भैया डाइअमीन हमने बना दिया, इथाइलिन डाइअमीन। अब टेट्रा एसिटेट आयन, हमें क्या करना है? एसिटेट आयन लिख रहा है। क्या कभी जीवन में आपने एसिटेट आयन लिखा है? क्या कभी आपने जीवन में ये लिखा CH3COO नेगेटिव? अरे एसिटिक एसिड जानते हो, CH3COOH, H हटा दो तो बन जाता है एसिटेट आयन। तो 4 बार एसिटेट आयन लिखना है। अरे बोलो भैया कितनी बार लिखना है? 4 बार एसिटेट आयन लिखना है। जिसको जीवन में याद नहीं हुआ होगा आज याद हो जाएगा। 4 बार एसिटेट आयन छाप लीजिए। कितनी बार? 4 बार एसिटेट आयन छाप लीजिए। सर छाप लिया, इसके बाद क्या करना है? अब इन चारों एसिटेट आयन को नाइट्रोजन से कनेक्ट करना है। अगर कनेक्ट करना है तो हमें यहां पर कार्बन की वैलेंसी जो है उसको खाली करना पड़ेगा। जहां 3 लिखे हुए थे वहां मैं 2 लिख दूंगा। जहां 3 लिखे थे वहां मैं 2 लिख दूंगा, मतलब CH2 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 CH2। फिर देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए, कार्बन की, नाइट्रोजन की और कार्बन की। तो अभी जो आपके सामने प्रस्तुत है उसको कहते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। इनकी खोपड़ियों पर 4 नेगेटिव चार्ज कैसे नाचते हुए मिलते हैं? अरे देखो भैया, जब 4 एसिटेट आयन लिखोगे तो 4 नेगेटिव चार्ज तो बनेंगे ही। अब प्रश्न आता है यहां पर डेंसिटी कितनी पॉसिबल है? तो भैया देखो, ये जो 4 नेगेटिव चार्ज हैं, अगर ये चारों नेगेटिव चार्ज किसी मेटल से कनेक्ट हो जाएं तो डेंसिटी कितनी है? 4। लेकिन एक बात और बताता हूं, यहां पर जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के ये लोन पेयर भी तो डोनेट हो सकते हैं। इसीलिए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन जो है नाइट्रोजन के थ्रू भी देता है और ये ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी मेटल से कनेक्ट करता है। तो इसलिए अब बताइए टोटल कितने हुए? 4, ये 2, तो टोटल कितने? 6। तो आपको बता देता हूं, जो ईडीटीए है वो कभी कभी 4 कभी कभी 6 क्या करता है भैया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है मेटल के साथ। इसका मतलब वो अपनी डेंसिटी बदल सकता है, कभी 4 कभी 6, कभी 4 कभी 6। तो इसलिए इसको कहते हैं कि तुम भैया फ्लेक्सिडेंटेट हो, तुम्हारी डेंसिटी फिक्स नहीं है, तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम कभी 4 कभी 6 होते हो। तो ये बात अपनी खोपड़ियों में रखिएगा। कुल मिला के अगर कोई पूछे कि इथाइलिन डायमीन में क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि इथाइलिन डायमीन में डेंसिटी 6 आती, क्योंकि ये वाले भी लेकर के गिने जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आएंगी जहां पर डेंसिटी 4 भी आएगा, लेकिन यूजुअली आपको क्या बोलना है? ये वाला बोलना है, जब तक वो कंडीशन ना दे 4 के लिए। ठीक है, आई होप आपको आनंद आया होगा। अगला देखते हैं, एक शब्द है किलेशन। किलेशन का मतलब कुछ और नहीं, रिंग का फॉर्मेशन। देखिएगा, यहां पर अगर कोई मेटल है और ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो 2 तरफ से डोनेट करेगा, तो क्या यहां पर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा? देखिए रिंग का फॉर्मेशन, देखिए देखो एक रिंग बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, तो इसी रिंग के फॉर्मेशन को किलेशन कहते हैं। और जिस कंपाउंड में किलेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, तो अगर पकड़ लेते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुल मिला के कहानी आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब आते हैं बात नॉमेनक्लेचर की करते हैं। नॉमेनक्लेचर में समझिएगा, नॉमेनक्लेचर में अभी तक जीवन में कहां भी, जहां कहीं भी तुमने नाम में आइड सुना हो, आईडी, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो भैया जहां कहीं आइड रहा हो ना, उसकी जगह पर आज के बाद से आईडीओ लगेगा। आपको ई हटाकर ओ लगाना है। ध्यान से सुनिए, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। जनरल केमिस्ट्री में जिसका नाम में आइड आता है उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईडीओ कहते हैं। सिंपल बात है भैया। अच्छा जी, एग्जांपल के तौर पर इतने लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे फ्लोराइड कहते हैं तो फ्लोराइडो, क्लोराइड कहते हैं तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड कहते हैं तो ब्रोमाइडो, इसको NH2 को एमाइड कहते हैं तो एमाइडो। देख लीजिए भैया, H नेगेटिव को हाइड्राइड कहते हैं तो हाइड्राइडो। इसी तरीके से इन सब के बारे में आपको जानना है। ये सब कुछ इसी से रिलेटेड है भैया। ध्यान दीजिएगा, कहां चले गए भाई? हाँ, सब कुछ जितना यहां पर लिखा गया है वो सब के सब इन्हीं शब्दों से बने हुए हैं। तो आपको इनके पहले से नाम पता होने चाहिए, कौन से वाले जो अब तक केमिस्ट्री में यूज होते थे। बस उसी में से लास्ट का ई हटाना, ओ चिपका देना, दैट्स इट। अब अगला सुनिए, अगर किसी के नाम में 8 आता है तो वहां पर क्या करना? ई हटाइए, ओ लगा दीजिए। अच्छा जी, अगर कहीं पर आइट आता है तो वहां पर क्या करिए? ओ लगा दीजिए। सिंपल है ना? तो ये वाले जो नाम हैं ये आज तक आप यूज कर रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब ये नाम यूज होंगे। मेरे साथ बोलो, बात ठीक है क्या? यस। अब अगला देखिए, ये कौन है? NO3 नेगेटिव को आज तक आपने जीवन में नाइट्रेट कह के पुकारा होगा।
नाइट्रेट कह के पुकारा होगा, लेकिन अब ये कहता भैया मैं नाइट्रेट नहीं हूं, मैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर चला गया तो मेरा नाम नाइट्रेट मत रखना, मेरा नाम रखना, देख लो भैया, नाइट्रेटो। नाइट्रेटो, ई हटाइए, ओ लगाइए, हे बालक 8 से क्या बनाना है, ATO बनाना है। यही बात हमने की है। अगला देखिएगा, NO2 नेगेटिव, इसको पकड़िए, इसका मतलब क्या होता है। NO2 नेगेटिव को कहते हैं, सुनना ध्यान से, NO2 के लिए शब्द यूज होता है नाइट्राइट, TRITE, नाइट्राइट। तो देखिए जहां पर आइट वहां पर ITO, तो नाइट्राइट से नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। तो ये शब्द आपको शायद सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये एक बार पढ़ करके कृपया देख लीजिएगा, ये नोट्स आपको मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सब तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये भैया कुछ नाम है, जैसे वाटर को एक्वा कह देंगे, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NH3 को एमाइन। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा, यहां जो एमाइन है उसमें AMM आता है, ध्यान रखना, AMM। बाकी जगह जो एमाइन होता है उसमें सिर्फ एक ही M आता है, बस NH3 वाले में MM आता है, दैट्स इट। ये तो पिरिडीन है। अगर आपने पिरिडीन जीवन में नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं, बेंजीन की तरह कुछ रहता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर क्या लगा दीजिए, नाइट्रोजन, तो ये आपका क्या बन जाता है, पिरिडीन। और पिरिडीन का यही नाइट्रोजन डोनेट करता है। ये क्या है भैया, ये मिथाइल, ये एमाइन, तो इसका नाम है मिथाइल एमाइन, है ना। ये क्या है, PPS3 का मतलब समझ लीजिए, PPS3 का मतलब एक फॉस्फोरस है, उसमें 3 बेंजीन लगे हुए हैं। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट को PH कहते हैं, फेनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, फेनाइल। तो कितनी बार फेनाइल है, 3 बार, तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन कहते हैं। NO प्लस को नाइट्रोसोनियम कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही हो। अगला क्या है भैया, फ्लेक्सीडेंटेट, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अभी मैंने बताया था कि जो EDTA4 नेगेटिव है वो कभी डेंटिसिटी जो है 6 भी दिखाता है और कभी 4 भी दिखाता है। तो कुल मिला के ये अपनी डेंटिसिटी को नचा सकता है, कभी 4 कभी 6, मतलब मर्जी का मालिक। फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी है, अरे भैया फ्लेक्सिबल है, हम फ्लेक्सिबल मतलब बदल सकते हैं। लेकिन अगर शब्द हो एम्बीडेंटेट लिगेंड तो समझिएगा उसका क्या मतलब है। ऐसे लिगेंड जहां पर एक से ज्यादा काइंड के डोनर साइट्स हों, एक से ज्यादा तरीके के डोनर साइट्स हों, तो उसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं NO2 नेगेटिव, इनको देखिएगा कैसे बनाते हैं। NO2 नेगेटिव ये है, NO2 नेगेटिव ये है बालक, NO2 नेगेटिव क्या है भैया, ये है NO2 नेगेटिव, ये है। तो देखें कई सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जहां पर ये ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन होगा, और कई सारे ऐसे मिलेंगे जहां पर नाइट्रोजन के इस लोन पेयर के थ्रू डोनेशन होगा। तो देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम हैं, है तो लेकिन एक ही लिगेंड। तो एक ही लिगेंड के अंदर अगर 2 डोनर साइट्स हो गए तो भैया जी वो क्या कहलाएंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। एग्जांपल के तौर पर CN नेगेटिव देखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, तो कार्बन की खोपड़ी पर यहां नेगेटिव, नाइट्रोजन पर यहां होगा लोन पेयर। तो भैया देखें क्या होगा, ये या तो लोन पेयर डोनेट हो सकता है या तो ये नेगेटिव चार्ज डोनेट हो सकता है। अच्छा जी, इस तरीके से SCN नेगेटिव में सल्फर की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप शायद समझ गए होंगे कि भैया कौन कौन डोनेट हो सकता है। आप कहेंगे नाइट्रोजन का ये लोन पेयर भी डोनेट हो सकता है, ये भी डोनेट हो सकता है। इसी तरीके से OCN, तो यहां पर ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पर लोन पेयर। क्या 2 डोनर साइट तुम ढूंढ सकते हो, अरे भैया एक ये है एक ये, इसलिए सारे के सारे लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल बन जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ नामों पर, क्या हो समझाऊंगा। कैटायन और एनायन, जैसे कि मेरे पास क्रोमियम है, समझाता हूं, शब्द पकड़ने की कोशिश करिएगा, कभी दुख तकलीफ समस्या नहीं आएगी। ये देखिए आप क्या करिए, डिब्बे बनाइए। डिब्बे का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स आयन बनाना, मेरा शब्द है ये डिब्बा बनाना। डिब्बे में क्या करना है, मेटल को आपको यहां लिखना है, मान लीजिए हमने क्रोमियम लिख दिया, और इस डिब्बे के खोपड़ी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इस डिब्बे के खोपड़ी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको नॉर्मल जिंदगी में जो कहते थे क्रोमियम, आज भी उनका वही नाम है क्रोमियम। क्या नाम है, तो कैटायनिक पार्ट में इनका नाम क्रोमियम होगा, जो एलिमेंट का नाम है वही अभी रख दीजिए। लेकिन अगर डिब्बे की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर डिब्बे के खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज है और क्रोमियम यहां पर प्रेजेंट है, तो भैया जी इसको अब की बार क्रोमियम नहीं क्रोमेट बोलेंगे। आपको ATE एज ए सफिक्स लगाना पड़ता है, 8 एज अ सफिक्स लगाना पड़ता है। क्या ऐसा क्रोमियम के साथ नहीं भैया, देखो कितने लोगों के साथ है, प्लैटिनम के साथ है, कोबाल्ट के साथ है, निकल के साथ है, जिंक के साथ है, पैलेडियम के साथ है, टाइटेनियम के साथ है, वैनेडियम के साथ है, मोलिब्डेनम के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ यही कहानी होती है जो अभी पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया कि भैया अगर कैटायन है तो उस एलिमेंट का जो नाम होता है वही रख दीजिए,
अच्छा, लेकिन अगर एनायन के अंदर ये ऐसा मेटल है तो उनमें 8 लगाइए, सब में 8 लगाइए, देखिए सब में 8 लगाइए। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जैसे लेड, अब इनको नॉर्मल जिंदगी में यार लेड कहते हैं, तो नॉर्मल जिंदगी में लेड कहते हैं तो कैटायन में भी इसको लेड कहेंगे, कैटायन में भी इसको लेड कहेंगे। लेकिन अब इसको लेडेट थोड़ी ना कहेंगे एनायन में, तो उसके लिए एक शब्द बनाया जाएगा, दैट इज प्लम्बेट। तो ये स्पेशल नाम वाले सिर्फ इतने हैं, ये तो बड़ा आसान है, ये इसके लिए याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये याद होना चाहिए। तो लेड कहते हैं कैटायन में रहे तब, नहीं समझे? अरे मतलब इस डिब्बे में अगर यहां लेड दिखे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके लिए लेड शब्द यूज होगा, लेकिन अगर यही लेड यहां हो, नेगेटिव चार्ज यहां हो, तो इसको प्लम्बेट कहते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्लम्बम होता है ना, प्लम्बम इनका केमिकल नेम है, उसी से पीबी इसका रिप्रेजेंटेशन बनता है बालक। अब उसी तरीके से एजी का देख लीजिए, नॉर्मल जिंदगी में सिल्वर कहते हैं तो कैटायन में भी सिल्वर होगा, लेकिन यहां पर देखिए अर्जेंटेट कहते हैं, है ना, तो अर्जेंटेट एजी वो मैच करता हुआ समझ में आ जाएगा आपको एनायन वाला। इसी तरीके से ऑरेट कहते हैं गोल्ड को, ठीक। अगला देखें, ये टिन होता है नॉर्मल जिंदगी में, लेकिन इसको स्टेनेट कहते हैं। अगला क्या है, आयरन, और इधर हम फेरेट कहते हैं। कृपया इन नामों को एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए आसान है, ये नाम आपको थोड़ा कठिन पड़ सकते हैं। चलिए अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाना है ये देखिए क्या लिखे हैं, यहां लिखा गया कि प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl4। जब भी नाम लिखना है तो किस तरीके से लिखना समझिएगा, यहां पर दो लिगेंड है, एक NH3 और एक क्लोरीन, तो इनमें से पहले नाम उनका लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर किसका लिखा जाएगा भैया, देख लीजिए डाई एमाइन। अब देखिए गिनती 2 के लिए लिखते हैं डाई, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, ठीक है जी। तो 2 बार NH3 है तो इसके लिए लिख दिया डाई एमाइन, 4 बार क्लोरीन है तो लिख दिया टेट्रा क्लोराइडो, क्या शब्द हो गया, टेट्रा क्लोराइडो। अब प्लैटिनम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर देखो कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, जब कोई चार्ज ना हो या कैटायन हो तो एलिमेंट का वही नाम चिपका दीजिए, दैट इज प्लैटिनम। लेकिन प्लैटिनम लिखने के बाद अब रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल निकालना है, तो आप निकाल के चेक करिए, 4 क्लोरीन है तो उसकी वजह से यहां पे 4+ आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं तो इसका नाम बताइए, सोचिए तुरंत, बताइए क्या होगा। अरे सर हमें आता है, यहां पर देखिए 3 बार NH3 है, अगर 3 बार NH3 है तो ट्राई एमाइन, 3 बार NH3 है तो ट्राई एमाइन, 3 बार वाटर है तो क्या, ट्राई एक्वा हो जाएगा। इतने को निपटा दिया, अब क्या आ जाएगा, क्रोमियम, ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पूरे में से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखिए, NH3 पर 0 चार्ज है, वाटर पर 0 चार्ज है, लेकिन इस क्लोरीन पर -1 है, 3 -1 है तो यहां पर कितना होगा, 3+1, तो इस तरीके से क्रोमियम आया। अभी तक जो नाम मैंने लिखा वो इस डिब्बे के अंदर था, लेकिन इस क्लोरीन का नाम हमने नहीं लिखा। हमें लगता यह है कि हमें यहां पर ट्राई क्लोराइड लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें यह गिनती नहीं लिखनी होती। तो डिब्बे के बाहर जो कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट है उनका नंबर नहीं लिखना है, तो 3 छोड़ दीजिए, बाकी लिख दीजिए क्लोराइड। सर आपको क्लोराइडो लिखना चाहिए, आपने गलती कर दी। अरे हे बालक एक बात ध्यान से सुनना, ये जो क्लोरीन है वो उस डिब्बे के अंदर नहीं है, जो भी रूल हम पढ़ते हैं ना पीछे जो देखा है वो उस डिब्बे के अंदर प्रेजेंट लिगेंड के लिए होता है, ये तो बाहर प्रेजेंट है, बाहर वाले का नॉर्मल जिंदगी में जो नाम चलता है वही चलेगा। अगला सुन लीजिए, ये देखिए भैया NH4 को अमोनियम कहते हैं, तो इसको डाई अमोनियम नहीं कहेंगे, केवल अमोनियम शब्द यूज करेंगे। अब देखिए अमोनियम लिखने के बाद वाटर है, C2O4 है, तो वाटर के लिए हम लिखेंगे डाई एक्वा, और C2O4 के लिए लिखते हैं ऑक्सलेट, तो डाई ऑक्सलेट लिख देंगे। और अच्छा ऑक्सलेट से क्या बन जाता है, ऑक्सलेटो, ठीक है, तो डाई ऑक्सलेटो, ठीक है जी। वैसे डाई ऑक्सलेटो लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो हमने बना दिया है एक्स्ट्रा फैशन में इनको, ठीक है, ये हम हटा देते हैं। क्लियर मामला, बोलो भैया यस। ओके, इसके बाद देखिए निकल यहां पर है, कृपया ध्यान दें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि निकलेट क्यों आया, 8 क्यों आया, क्योंकि यहां जो बॉक्स बन रहा है उस बॉक्स में यहां निकल है, और यहां पर अगर NH4+ है तो काउंटर आयन पॉजिटिव है तो इसकी खोपड़ी पर नेगेटिव आएगा, पक्का यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, देख लीजिए। इसीलिए निकल के लिए हम यहां पर निकलेट लिखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, सेकंड आएगा। अगला देख लेते हैं, FeCO5 5 बार कार्बोनिल है तो लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, 5 बार कार्बोनिल, और आयरन लिख दीजिए, और आयरन पर 0 चार्ज है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। अगली चीज देखें क्या है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम, सर ये बात हम जानते हैं, अच्छी बात है। होमोलेप्टिक सेम टाइप के लिगेंड, लेप्टिक का मतलब यहां लिगेंड से है, सेम टाइप के लिगेंड मिले तो देखो यहां जितने भी लिगेंड हैं 6, वो सब के सब सेम है,
सब के सब सेम है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां सारे लिगेंड एक जैसे हों, तो सारे लिगेंड मतलब 6 लिगेंड थे, 6 के 6 NH3 हैं, इसलिए इसको होमोलेप्टिक। लेकिन हेट्रोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, हेट्रो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के अगर लिगेंड्स दिख जाएं तो कहते हैं उस कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे 5 यहां पर NH3 है लेकिन एक क्लोरीन है, तो दोनों अलग है ना, NH3 और क्लोरीन दो अलग अलग टाइप के लिगेंड है, इसलिए इसको हेट्रोलेप्टिक शब्द से नवाजा जाता है। अगली बातचीत है वर्नर्स थ्योरी पर। तो वर्नर थ्योरी में देखिए, वर्नर बाबा ने कुछ कॉम्प्लेक्सेस पर स्टडी किया है, उन कॉम्प्लेक्सेस को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इन पर और इन पर। तो ये इन तीनों पर पहले देखते हैं, इनकी शकल सूरत देख लीजिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इन पर उन्होंने क्या किया, AgNO3 को एक्सेस में डाला, इनको AgNO3 के एक्सेस एक्वस सॉल्यूशन में डाला। ध्यान रखिएगा, ये हमने एक्सेस में ले रखा है, इसको हमने इसके एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला तो उन्होंने ये देखा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने यहां पर देखा कि 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। उन्होंने ये देखा कि यहां पर 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, और यहां पर जब उन्होंने देखा तो उन्हें भैया 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब अगर प्रेसिपिटेट मिलता है तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि यहां पर जो 3 क्लोरीन है वो निश्चित रूप से ये तीनों के तीनों क्लोरीन जो होंगे वो डिब्बे के बाहर रहे होंगे, तभी पानी में जाने के बाद अलग अलग हो गए और पानी में 3 क्लोराइड आयन दिखने लग गए, और उन्हीं 3 क्लोराइड आयन से Ag+ मुलाकात करके उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। क्योंकि हमारे पास AgNO3 की कमी नहीं है, AgNO3 हमारे पास एक्सेस में है। तो ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, मैंने क्या बोला है समझिएगा, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं इसका। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि देखो भैया, कोबाल्ट यहां पर है, बाकी जो NH3 है, कितनी 6 NH3, वो इनके साथ कनेक्टेड रहे होंगे, और ये जो 3 क्लोरीन होंगे निश्चित रूप से वो यहां बाहर इस तरीके से होंगे। अगर ये तीनों क्लोरीन बाहर नहीं होते, अगर ये 3 क्लोरीन बाहर नहीं होते तो भैया पानी के अंदर 3 क्लोराइड आयंस नहीं मिलते, और अगर 3 क्लोराइड आयंस नहीं मिलते तो 3 मोल AgCl तो पॉसिबल ही नहीं था। यहां आप इसको करिए, यहां पे मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन को समझने के बाद यहां मैं इसका आयनिक फॉर्म भी बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उस पहले वाले को मैं यहां पे इस तरीके से लिखूंगा, CONH36, यहां पर होगा 3+ एंड 3Cl-। ठीक, अगर आपने इसका 1 मोल डाला पानी के अंदर तो एक्चुअली आपको ये आयंस मिलेंगे, तो आपको 3 मोल Cl- मिलेगा। अगर 3 मोल Cl- मिलेगा और वहां AgNO3 प्रेजेंट ही था, तो AgNO3 के Ag+ के साथ मिलकर 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आई होप आप समझ गए। यहां पर अगर बात करें तो सेम कहानी सेम तरीके से देखें, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट करता है, इसका मतलब है कि भैया डिब्बे के बाहर, डिब्बे मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर जो है क्या प्रेजेंट है भैया जी, अच्छा 3 क्लोरीन है तो इसको 5 लिखना पड़ेगा। देखिए NH3 तो 5 ही है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो 5 NH3 है, क्या 5 NH3 है, तो NH3 को 5 लिख दीजिए। 1 क्लोरीन को डिब्बे के अंदर डालिए, 2 क्लोरीन को बाहर डाल दीजिए। अब जो क्लोरीन अंदर है डिब्बे के, वो तो निकल के बाहर आएगा नहीं, पानी के अंदर पढ़ाया ही था, क्योंकि ये क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर वाला क्लोरीन कभी भी पानी के अंदर नहीं आएगा आयन के फॉर्म में, तो भैया जी वो भले AgNO3 उसके सामने हो, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो अंदर वाला प्रेसिपिटेट नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बाहर वाला तो प्रेसिपिटेट हो सकता है। बाहर कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, इसलिए हमें यहां पर 2 मोल AgCl मिलते हैं। अगर इसको भी आप आयंस में लिखना चाहें तो बालक लिख लीजिए CONH3 5, Cl इस तरीके से लिख दीजिए, और यहां पर 2Cl- और यहां पर 2+ बन जाएगा। आई होप आपको आनंद की अनुभूति हुई हो। इसमें देखें 1 मोल AgCl है, अगर 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट में है तो एक ही क्लोरीन बाहर होगा, एक ही क्लोरीन बाहर होगा, बाकी क्या है CONH3 कितनी बार हमने लिया है 4, और दोनों के क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन अंदर है, तो पानी के अंदर ये निकलेंगे नहीं, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे, सिर्फ यही प्रेसिपिटेट करेंगे। और अगर आप इसको आयंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि CONH3 4 टाइम Cl2, इसके बाद यहां पर प्लस, साथ में एक Cl-। आई होप आपको आनंद आया हो। इसके बाद पूछा जाता है कंडक्टिविटी। यहां पर इसको अगर मान लीजिए पानी के अंदर डालें, इसको पानी के अंदर डालें, इसको पानी के अंदर डालें, बल्कि मैं बताऊं ये तुम नहीं डाल रहे हो, ये वर्नर बाबा ने पानी में डाल डाल के चेक किया तो उनको इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि इनकी कंडक्टिविटी उनको ज्यादा क्यों मिली। अगर मैं इसको कहता हूं A है, ये B है, ये C है, तो एक्चुअली कंडक्टिविटी ऑफ A जो होता है वो B से ज्यादा है, और B जो है C से ज्यादा है। अब उसका रीजन पता करना है, तो कंडक्टिविटी जो होता है वो
क्या कैसा, हाँ कहां से आता है? अरे आयंस के कंडक्टेंस की वजह से आएगा। और आयन जब मूव करेंगे, अगर आयन बहुत ज्यादा होंगे तो ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी। अच्छा तो यहां देखिए कितने आयंस है, पहले वाले में 3 क्लोराइड आयन, तो 3 आयन ये हो गए, एक ये वाला आयन, तो ये कितने हो गए? टोटल 4 आयन हो गए। तो यहां ए वाले केस में 4 आयंस है, ए वाले केस में 4 आयंस मिलते हैं या 4 मोल आयंस मिलते हैं। लेकिन बी वाले केस में अगर देखो तो 2 क्लोरीन और एक ये, तो कितने हो गए? टोटल 3 आयन हो जाएंगे, तो 3 मोल आयंस मिलेंगे। लेकिन अगर मैं सी वाले की बात करूं तो सिर्फ 2 आयन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहां पर 2 आयन। तो जितने नंबर ऑफ आयंस जहां पर ज्यादा होंगे वहीं कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। यही कॉन्सेप्ट था वर्नर बाबा का। अब बात करते हैं कि उन्होंने और क्या इससे क्या निकाला। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मेटल 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है। पहला है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको उन्होंने आयनिक वैलेंसी बोला या उसको आयनाइजेबल वैलेंसी बोला। आयनिक वैलेंसी का मतलब मैं समझा देता हूं, जैसे समझना, एक मान लो कोई मेटल है M+, अगर कोई M+ में है तो उससे कोई Cl नेगेटिव इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये क्या है भैया? ध्यान सुनिएगा, आयन है, इनके बीच में आयन के थ्रू इंटरैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से इनके बीच में लगता है, और इसी को उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। तो क्या ये पानी में डालने के बाद Cl नेगेटिव निकल के बाहर आएगा? हाँ आएगा, इसलिए इसको कहते हैं आयनाइजेबल वैलेंसी, क्योंकि इसको आयनाइज किया जा सकता है। अच्छा जी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है जो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है। नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जहां पर आपने देखा कि मेटल को कोई लिगेंड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन का पेयर सीधा सीधा ऐसे डोनेट कर रहा था। ठीक है जी, तो डिब्बे के अंदर जो लिगेंड यहां डोनेशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या बन रहा है भैया? बोलो, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और अगर आप इसको पानी में डालें तो आपको पता है कि डिब्बे के अंदर के लोग कभी भी पानी में निकल के नहीं आते, वो आयनाइज नहीं होते, इसलिए इसको नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। अच्छा जी, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। अगर आपने पढ़ा हो तो आयनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं कि जो आयनिक इंटरेक्शन होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट थोड़ी ना है। अरे बालक सुनो, यहां देखो, चाहे तुम ये Cl नेगेटिव इधर रखो, चाहे Cl नेगेटिव इधर रखो, अगर आपके दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस इधर और इधर सेम है तो दोनों जगह पर बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर का, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। चाहे आप Cl नेगेटिव इधर चले जाओ तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना होगा, चाहे आप इधर चले जाओ तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना होगा। तो आयनिक के केस में नॉन डायरेक्शनल, बट यहां डायरेक्शनल होगा। सेकेंडरी वैलेंसी में डिपेंड करता, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर वहां पर एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर का होता है। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली बताऊं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे को बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, और प्राइमरी जो है आयनिक इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। अच्छा जी, आप समझिएगा अगली चीज क्या है। मॉडर्न नोटेशन में, अब देखिए काम की बात, मॉडर्न नोटेशन में प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, दैट्स इट। कोई पूछे कि भैया कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें बताइए मेटल की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो कुछ मत करना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी आएगा वही उस मेटल का प्राइमरी वैलेंसी होगा, कहानी खत्म। दूसरी बात, सेकेंडरी वैलेंसी अगर कोई पूछे तो सेकेंडरी वैलेंसी को लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या करना है, कोई कॉम्प्लेक्स लाके तुम्हारे सामने रख दे, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले जाओगे, तो कहना जो कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर आए उसको कहना वही उस मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाएगा। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जब देखा जाए तो यहां मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? डॉट डॉट लाइन बनाया जाता है, लेकिन यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में ऐसे सॉलिड लाइन बनाया जाता है। यह बेसिक अंतर है, कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिएगा, एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहा हूं, दैट इज CONH3 CONH3 अगर मैं पूछूं इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताइए, बता पाएंगे? अरे बोलो बालक, बता पाएंगे क्या प्राइमरी वैलेंसी?
सर बता देंगे क्या बात कर रहे हैं, आपने ही तो कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालिए, 3 क्लोरीन 3 क्लोराइड आयन, तो यहां पर क्या होगा 3 प्लस, तो यहां पर +3 आएगा, तो देख लीजिए प्राइमरी वैलेंसी तो +3 हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी। अच्छा, अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, तो सेकेंडरी वैलेंसी में कृपया ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। आई होप आपको यहां तक की बात में कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी ना हुई हो। बोलो भैया, आई होप आपको आनंद आया हो। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था तो आपको पढ़ाया गया था कि देखो भैया, कोई भी सेंट्रल एटम अगर अपने आने वाले साइड एटम से जुड़ना चाहता है तो उससे पहले वो अपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पैदा करता है। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा करता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को वो आपस में मिक्स करा रहा होता है। तो वही काम, वही लॉजिक यहां पे भी लगाना है और उसी तरीके से यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बस एक अंतर होता है, वहां पर कहा गया था क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि देखो भैया आप क्या करिए, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लीजिए और उनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आने वाला जो साइड एटम होगा वो उनके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। लेकिन यहां मेरे को कोऑर्डिनेट बनाना है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है लिगेंड। इसका मतलब है कि मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे सिर्फ वही यूज किए जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर वैकेंट होंगे, खाली होंगे, तभी तो उसके अंदर लिगेंड आकर के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, बॉन्ड बना के जाएगा, इंटरेक्शन शो करेगा। बात जेन्युइन है सर, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर। देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले लेता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। एक तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। कृपया ध्यान दीजिएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर टेट्राहीड्रल बनता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ते रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले तो वहां पर स्क्वायर प्लेनर, ध्यान दें कृपया, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा जी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 ले लें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है d2sp3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक्चुअली इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन से शकल एक ही मिलती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्या मिलती है? ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअली क्या होता है कि 2 तरीके से, यहां 2 डिफरेंट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको बताता हूं, अगर sp3 के पहले d लिखा है, sp3 के पहले d लिखा तो कहा जाता है यहां पर इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ। क्या बोला जाता है? इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 के पहले d लिखा होता है तो इसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन sp3 के बाद लिखा हो तो इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, यहां पर जो d है वो कोई जैसे 3d यूज कर लीजिए, लेकिन यहां का जो d है वो 4d यूज कर लीजिए। ठीक है, जब 3d मतलब अंदर वाला इनर सेल का कोई d ऑर्बिटल यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आउटर सेल जैसे 4 आउटर सेल हुआ तो sp3 के बाद आ रहा है तो उसको आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके दिमाग में रखेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है VH2O6 3+। तो करना क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको यहां से मेटल छांटना है। बताइए मेटल कौन है? सर मेटल यहां पर वैनेडियम है, तो सेंट्रल मेटल वैनेडियम है। कितना चार्ज आएगा तो निकाल लीजिए, वाटर पर 0 चार्ज है तो ये 2+ कहां आएगा? वैनेडियम पर आएगा। या क्या करिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड शुरू में बताया उसको अप्लाई कर लीजिए, वैनेडियम 2+ आएगा। अब एक बात बताइए, जब वैनेडियम न्यूट्रल था तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, सॉरी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? sp, यहां पे क्या लिखा जाएगा? 4s2, फिर लिखा जाता है 3d। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम तीसरे नंबर पर आता है, तो यहां पर लिख दीजिए ये, यही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 2+ का मतलब है 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा भैया 3d3। क्या बच गया? 3d3। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? 3d3। तो देखिए भैया, ये है 3d, ये जो मैं बना रहा हूं आपके सामने ये 3d ऑर्बिटल है। कृपया ध्यान दीजिएगा,
ये 3d ऑर्बिटल है। अब 3d के बाद देखें भैया तो ये 4s ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल है और 3d के बाद 4s और 4s के बाद 4p, ये 4p ऑर्बिटल है। ये क्या है भैया? 4p ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, ये 4p ऑर्बिटल है। तो 3d 4s 4p, अरे भैया 3d के बाद क्या आता है? 4s और 4p। अगर हम इस तरीके से देखें, देखो अंदर की तरफ 3d, फिर 4 आता है तो 4s, फिर आता है 4p। अच्छा जी, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसी 3d के ये देखिए 2 d ऑर्बिटल खाली हैं। अगर 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करा दीजिए। तो ये 2 d ऑर्बिटल, एक s और p के 3, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और इनका नाम क्या होगा? d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, इनमें सबका नाम है d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहां d2 पहले क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने 3d के, देखिए 3d के ये 2 d ऑर्बिटल यूज किए हैं। तो अगर 3d का d ऑर्बिटल यूज होगा तो वहां पर इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जहां कहीं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो, वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? वो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नोट डाउन करिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल के 3d यूज हो रहा है, इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सेम लॉजिक अगले में फेंक के मारिएगा, काम बन जाएगा। हमने लिया है ZnH2O6 2+, तो यहां पर देखें तो जिंक की खोपड़ी पर 2+, जिंक की खोपड़ी पर 2+ का मतलब होता है 3d10, पूरा का पूरा d भरा हुआ है। तो ये हमने लिया भैया जी हमारा 3d, ये है हमारा भैया 4s, 4s के बाद भैया हमें 4p देखने को मिलेगा। आ जाओ देखते हैं। 3d के अंदर 10 भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात बताओ, अगर आपका पूरा डी भरा पड़ा है तो क्या कभी 3d का कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा? अरे कैसे जाएगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हमें यहां हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल भेजने जिसमें कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब 4s और 4p जाएगा। इसका मतलब सर ये तो 4 ही हुए, हमें 2 और चाहिए। तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे जनाब 4d से। कहां से आएंगे? 4d से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के हमें 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं। 6 हमें sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। अब की बार हमने sp3d2 क्यों कहा? देखो s, फिर p के 3 और d के 2, तो इसलिए नाम भी वैसे लिखना है, sp3d2। ठीक है जी। तो अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, हमने 4d यूज किया है, 4d के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर दिए, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। ये पेपर में आता है, ये आपको आना जरूरी है। अच्छा जी, अगला देखते हैं। एक भैया हमारा ब्रह्म रूल है, ओम रूल, इसको आप ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करिए। ठीक है जी। हम पढ़ाते हैं भैया डी लाइन। क्या है जी? एक लाइन बनाएंगे जिस पर हम d0 d2 ये लिखेंगे। देखना भैया, अरे बहुत बड़ा कर्मकांड निपट जाएगा, दुख तकलीफ समस्या में आप नहीं आएंगे। अब क्या करा हमने? d0 से लेकर d3 को एक ब्रैकेट में रख दिया, d4 से d6 को एक ब्रैकेट में रख दिया, d7 से लेकर के d10 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। मुझे क्या करना है? मुझे भैया ऑक्टाहेड्रल, कृपया ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हमारा कोशिश है भैया, देखो हमको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, मैं देखते ही बताना चाहता हूं कि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जहां 6 है, वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कब इनर होगा, कब आउटर होगा, कैसे जजमेंट लेंगे। तो सुनिएगा, ये जो केस है यहां पर आपको हमेशा ऑलवेज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। मैं ऑलवेज लिख रहा हूं, मतलब ये कि इस मेरे ब्रह्म रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। अभी लॉजिकल है ये, ठीक है जी। ऑलवेज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ऑलवेज यही होगा तो इसका नाम क्या होगा? ये होगा कि ये लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे।
ये लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, यहां देखो, यहां पर स्कैंडियम की खोपड़ी पर 3+। स्कैंडियम 3+ का मतलब क्या होता है? स्कैंडियम 3+ का मतलब है 3D के अंदर 0। अगर डी के अंदर 0 है तो यहां पर आपको निश्चित रूप से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। इसीलिए अगला देखिए, स्कैंडियम 2+ में 3D1, यहां पर भी निकाल के चेक करिएगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। टाइटेनियम 2+, तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम मतलब 3D2 हो जाएगा। वैनेडियम की बात अभी मैंने पढ़ाई है, तो ज्यादा सरदर्द और परेशानी आपकी खोपड़ियों में हो ही नहीं सकती, तो इनमें गारंटी है कि हमेशा D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अच्छा जी, यहां पर क्या होगा? यहां पर कभी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या कभी sp3D2 होगा। सर आपने क्या बताया, ये तो दो ही होते ही हैं। हाँ बालक, लेकिन इसका जजमेंट हम यहां नहीं लेंगे, हम इसको वीबीटी से सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको अजीब लगेगा, अरे सर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो हाइब्रिडेशन ही नहीं आता। मैंने ये कहा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन यहां निकालेंगे, तो इनकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आगे मिलेगा वो। अच्छा, ये जो बालक हैं D7 से D10 तक, वहां हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मींस दैट ऑलवेज लिख रहा हूं मैं भैया बालक, है ना? ओके, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे अभी जिंक वाली बात मैंने पढ़ाई थी, D10, अरे पढ़ाई थी कि नहीं? अभी पढ़ाया था, जिंक 2+ 3D10 होता है, गारंटी है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे आप अगर निकल का 2+ भी ले लेते हैं तो यहां पर भी क्या आएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। अगला देखें तो कोबाल्ट की खोपड़िया पे 2+ लगाने से ये 3D7 हो जाता है। अरे बोलो बालक, बात ठीक है क्या? इनकी चिंता ना करें, ये हमारे भरोसे रहिए, गारंटी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इतना क्रिस्प, कंसाइज और कंसेप्चुअल ना आपने देखा है, ना आप भविष्य में कभी देख पाएंगे। ठीक है जी, आइए देखिएगा, अभी शायद आपको चमक कम रहा होगा, आगे और चमकाएंगे जी, कुछ नहीं है भैया। देखो, अगला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि यहां ओवरलैपिंग नहीं होती, इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये कहता है यहां आयनिक इंटरेक्शन होता है। जो मेटल होता है वो लिगेंड के साथ क्या करता है? आयनिक इंटरेक्शन करता है। सर कैसी बात करते हैं? वाटर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन वाटर तो पोलर तो है ना। जब पोल्स बनाएंगे तो ऑक्सीजन की खोपड़ी पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, वही थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मेटल आयन के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इसीलिए वो वाटर एज अ लिगेंड जो है मेटल के साथ अटैच्ड रहता है। अब आप के सामने एक ब्रह्मास्त्र प्रस्तुत होगा, वो देखिए। हमारे पास 5d ऑर्बिटल है, कितने होते हैं भैया? 5d ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा जी, 5d ऑर्बिटल के सामने जब 6 लिगेंड आते हैं, कितने आते हैं? जब 6 लिगेंड्स आते हैं, कृपया ध्यान दें, जब 6 लिगेंड्स आते हैं, जब 6 लिगेंड्स आते हैं तो वो इस तरीके से खंड विखंड कर देते हैं, 5 को साथ साथ नहीं रहने देते। पहले ये पांचों डीजनरेट थे, सेम एनर्जी लेवल के थे, लेकिन इसको 2 परिवारों में तोड़ दिया गया, और ये जो परिवार टूटे उनमें क्या था, समझना ध्यान से। एक परिवार को तो हमने कह दिया कि ये भैया ईजी परिवार है, दूसरे को हमने कह दिया T2G परिवार है। ट्रिपली डीजनरेट बोलते हैं, समझना। यहां पर 3 कौन से लोग आएंगे वो जान लीजिए। ऐसे लोग आते हैं जो आपके एक्सिस के बीच में लोब रखते हैं, ऐसे वाले डी ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? अरे सर जरूर बता देंगे, लिखना चाहिए आप। एक मिनट मेरे को ये देखने दीजिए। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक मिनट बालक, एक मिनट। हाँ, यहां लिख देते हैं DXY, DXZ, DYZ। ये तीनों ऐसे हैं जिनके लोब्स एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पर आते हैं। लेकिन ये ईजी वाली फैमिली वो फैमिली है जहां पर हमारे लोब है ना, जो डी ऑर्बिटल के, वो एक्सिस पर ही आते हैं। तो कौन कौन हो भैया? वो 2 लोग हैं। एक तो डीजेड स्क्वायर, जहां पर जेड एक्सिस के अलाउंग आपको लोब दिखता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में तो एक्स और वाई के एक्सिस पर लोब दिखाई देते हैं। LOBE, लोब समझते हो ना? डंबल समझते हो? हाँ वही कह रहा था मैं। ठीक है जी, तो ये जो जब किसी सेंट्रल मेटल से जिसके पास 5d ऑर्बिटल है, उससे जब 6 लिगेंड टकराते हैं, भेंट मुलाकात करते हैं, तो ये खंड विखंड हो जाते हैं, टूटते हैं कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Eg और T2G के बीच में एक गैप आता है, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मेरे साथ बोलिए क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम डेल O लिखते हैं, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। वैसे पढ़ा क्या जाता है? डेल नॉट। वो क्या है? इनके बीच के एनर्जी गैप को एक्सप्लेन करता है। आई होप आप इस बात को जानते होंगे।
जानते होना चाहिए। हाँ, अगर मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी से ये ऊपर जाते हैं और कितनी एनर्जी से ये नीचे आते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए थी वैसे तो, है ना। बताइए, अगर दो लोग ऊपर हैं तो कृपया ध्यान दें, दो लोगों को जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनके लिए हम लिख देंगे 0.6 डेल नॉट, और तीन लोग नीचे आ रहे हैं तो लिख दिया जाता है -0.4 डेल नॉट। जिनकी एनर्जी इस पॉइंट से कम हो रही है उसमें माइनस, जिनकी ज्यादा हो रही है उनको पॉजिटिव। और ये जो बीच में मैं लाइन बना रहा हूं, इस लाइन को कहते हैं बेरी सेंटर, इस लाइन को कहते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से नीचे एनर्जी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रही, तो माइनस में लिखेंगे। अब देखो यहां पर 3 ऑर्बिटल थे तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 0.4 से कितना आएगा 1.2, ऊपर 2 हैं और एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है 0.6, तो यहां पर भी कितना है 1.2। मतलब जितनी एनर्जी डाउन उतनी एनर्जी ही ऊपर हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली समझा चुका हूं इसको, है ना। आइए अगला देखते हैं। हमारे पास कोई मेटल है, उसके पास 5 डी ऑर्बिटल हैं, लेकिन उसे टकराने के लिए सिर्फ 4 लिगेंड आए, और वो 4 लिगेंड जो आए वो टेट्राहेड्रल फैशन में टकराने आए हैं। टेट्राहेड्रल फैशन में 109 डिग्री 28 मिनट पर जब टकराने आते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, जो यहां 3 नीचे हुआ करते थे ना, वो भैया 3 ऊपर चले जाएंगे, उनका नाम अब T2 होगा और इनका नाम भैया E होगा। यहां पर जी क्यों नहीं लगाते, जी लगाया जाता है उनके लिए जहां पर सिमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सिमेट्री है, लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में सिमेट्री नहीं है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, देखो टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है, तो सिमेट्री का मतलब होता है किसी लाइन के पीछे लाइन का होना। यहां कहां लाइन है, तो यहां लाइन नहीं होती, लेकिन ऑक्टाहेड्रल बना के देखिए, ऑक्टाहेड्रल में अगर एक ऊपर होता है तो उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे एक लाइन होती है, मतलब यहां सिमेट्री होती है। तो जहां सिमेट्री है वहां जी लगाना है, जहां सिमेट्री नहीं है वहां जी नहीं लगाना है। अच्छा जी, बात समझ में आई, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं है। अरे भैया इस गैप को हम क्या कहेंगे, हम इस गैप को डेल टी कहेंगे। अरे बोलो रे बालक, डेल टी कहेंगे। अगला देखिए, ये देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जब हम स्क्वायर प्लेनर बनाने जाते हैं ना, ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया टेट्राहेड्रल, अब हम जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर बनाने। स्क्वायर प्लेनर बनाते वक्त कृपया ध्यान रखें, खोपड़ियों में एक बात डाल लीजिए कि जो जेड, जहां कहीं पर जेड है, जहां कहीं पर जेड एक्सिस है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो देखिए यहां पर जेड कहां पर है सर, डीजेड स्क्वायर, तो देखिए डीजेड स्क्वायर की ये दोबारा स्प्लिट हो जाता है और डीजेड स्क्वायर जो है एनर्जी वाइज नीचे आ जाएगा, दूसरा वाला जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो जो अब ये बनाने जा रहे हो स्क्वायर प्लेनर, हमेशा स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल से होते हुए ही गुजारना है। अच्छा, ये स्प्लिट होते हैं तो क्या ये स्प्लिट नहीं होते, ये भी स्प्लिट होंगे। यहां पर देखिए जेड कहां पर है, यहां दो जगह पर जेड है, तो इन दोनों के एनर्जी कम होंगे और इनकी एनर्जी बढ़ेगी, दोनों के जहां पे कम होंगे। तो ये कौन होगा डी एक्स वाई, और यहां देखिए तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड और ये डी वाई जेड। कहानी खत्म। ये जो स्प्लिटिंग है, इस स्प्लिटिंग में आप कहेंगे कि भैया ये स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग आती है। चलिए देखते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। देखिए एक चीज है पेयरिंग एनर्जी, पहले वो समझ लीजिए, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। पेयरिंग एनर्जी शब्द का क्या मतलब है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जो P होता है उसका मतलब होता है कि किसी दो इलेक्ट्रॉन को साथ लाना है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेज हैं, अगर पास लाओगे रिपल्सन होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो पेयरिंग करने के लिए दी जाती है उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए कोई एक फिक्स एनर्जी होती है। अगर उस फिक्स एनर्जी से, ध्यान से सुनेंगे, शब्द पकड़ना पड़ेगा, हमेशा टेट्राहेड्रल में यही देखने को मिलता है कि ये जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता। इसको कहते हैं कि देखो भैया टेट्राहेड्रल में बहुत ज्यादा स्प्लिट नहीं होता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में बहुत स्प्लिट होता है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में देखो बहुत ज्यादा स्प्लिट होता है। तो इसको हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेयरिंग एनर्जी से हमेशा कम रहता है ये वाला गैप, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो ये डेल नॉट है वो पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने वाली एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है ऑक्टाहेड्रल में कि पेयरिंग एनर्जी जो है कम हो लेकिन ये गैप ज्यादा हो, और ऐसी कंडीशन तब आती है जब कोई
एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल से इंटरैक्ट कर रहा हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करें, इतना अच्छे से इंटरैक्ट करें कि जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अगर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाए मतलब क्या है? डेल नॉट ज्यादा हो जाए विद रिस्पेक्ट टू पेयरिंग एनर्जी। ऐसे समझो पेयरिंग एनर्जी एक चीज है जिससे आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये देखने को मिलेगा। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है, देखो हर लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एसोसिएटेड है, सबके पास अपनी एक फील्ड है। वो जब इंटरैक्ट करने जाएगा मेटल के साथ, जब मेटल से इंटरैक्ट होगा तो भैया जी ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर स्प्लिटिंग कम होगी, अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा निकल जाएगी। तो ये कंडीशन वीक फील्ड लिगेंड से रिलेटेड है। बहुत काम की बात है, ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बेसिक भी है। अच्छा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हमेशा, क्योंकि स्प्लिटिंग ही इतनी ज्यादा होती है कि हमेशा ऑलवेज यही देखने को मिलता है, ऑलवेज यही देखने को मिलता है कि पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होती है लेकिन स्प्लिटिंग ही बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर भी ऑलवेज लिख लीजिए, ऑलवेज लिख लीजिए। ठीक, लेकिन यहां दो कंडीशन बनती है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक बात तो गेस कर गए होंगे आप कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो ये गैप है वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग यहीं पर है। उससे कम कहां है? ऑक्टाहेड्रल में। उससे कम कहां है? ऑक्टाहेड्रल में। और ऑक्टाहेड्रल से कम कहां पर है? टेट्राहेड्रल में। क्योंकि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बहुत छोटी है। शायद ये सारे लॉजिक्स आपकी खोपड़ियों में जा रहे हो। एक चीज आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ये कभी कभी पेपर में पूछता है कि जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग जो है 45% होती है। किसका? एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 45% ऑफ डेल नॉट जो होता है वो डेल टी के बराबर होता है, मतलब आधे से भी कम। टेट्राहेड्रल के अंदर आधे से भी कम स्प्लिटिंग होती है। यहां जितनी स्प्लिटिंग है, यहां मान लो 10 स्प्लिटिंग होती है 10 के बराबर, तो यहां पर कितना होगा? उसका 45% होगा, 4.5 होगा सिर्फ। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। ओके, बहुत अच्छा कंपैरिजन देख रहे हैं आप। अब अगली चीज देखिए, एक चीज है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, निकालते कैसे समझिएगा। यहां पर जैसे आपने बेरी सेंटर बनाया था, यहां पे भी मुझे बेरी सेंटर बनाना होगा। देखिएगा बेरी सेंटर क्या है? बेरी सेंटर मतलब होता है कि ये जो एनर्जी है जहां से आप ऊपर और नीचे अपनी एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहे हैं, या इसको इस तरीके से कहिए कि जो डी ऑर्बिटल है ना, उन डी ऑर्बिटल की जो एनर्जीज हैं जहां पर डिजनरेट आ रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बालक? उसी को हम कहते हैं बेरी सेंटर। अब इस बेरी सेंटर से देखो, ऊपर जाओगे तो क्या लिखा है? 3 लोग ऊपर हैं, तो जब 3 लोग होते हैं तो कितना होता है? 0.4। और आपको पता है कि यहां एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन यहां नीचे देखो अब की बार ई वाले की एनर्जी घट रही है, तो कैसे लिखेंगे? माइनस, अच्छा ये देखो नॉट नहीं है, टी हो जाएगा। यहां पर कितना होगा? 0.6 डेल टी। तो लिखने का तरीका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.6 डेल टी। एक बार देखने की कोशिश करिए, जहमत उठाइए। क्या कह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने भरे गए उसको आपको मल्टीप्लाई करना है इतने से। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितने भरे गए उसको मल्टीप्लाई करना है इतने से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डेल टी, 0.4 डेल टी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस समय जो मैंने लिखा है, दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर, क्या बोला जाएगा? फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकल करके आती है, ऐसा निकाला जाता है। चलिए आपको ऑक्टाहेड्रल समझाता हूं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? देखना, ईजी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी कितने से ऊपर गई है? कितने से गई है? 0.6 डेल नॉट से गई है, 0.6 डेल नॉट से गई है, प्लस लिखेंगे। यहां देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.4 डेल नॉट। ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना भाई? ओके, क्लियर है मामला? सब लोग बोलेंगे भैया मामला एकदम सुपर डुपर क्लियर है, कोई दुख तकलीफ समस्या और परेशानी नहीं है। मेरी समस्या बहुत ही क्लियरली आपने इस बात को रिवाइज कर लिया है। सर हम कैसे पहचाने कि भैया ये वीक फील्ड कब है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कब है? ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऑक्टाहेड्रल वाले मिलते हैं। इनको और इनको कब लगाना है, इनको तो ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, कभी गलती होगी ही नहीं।
इनके लिए भी अगला ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं, उसको पचाइएगा। पहले एक शब्द सुनते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड पर स्टडी करते हैं, लिगेंड्स को बदलते रहते हैं, मेटल को फिक्स रखते हैं। मेटल हमारा फिक्स है, लिगेंड के बदलने से हम देखते हैं कि T2G और EG के बीच में कितना गैप आता है और कहां पर गैप ज्यादा आता है। तो देखने को यह मिलता है कि डेल नॉट की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा होती है। जब हम इधर से इधर आते हैं तो यहां डेल नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कह सकते हैं क्या? नहीं सर, कार्बोनिल कहते हैं। आप हमें बेवकूफ मत बनाइए। अच्छा, ये कार्बोनिल हो गया, साइनाइड। इसके बाद देखिए Cn नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, देखो भैया, अगर कोई एक मेटल है उससे कार्बोनिल मिल गया तो वो T2G और EG के बीच में गैप सबसे ज्यादा लाएगा। लेकिन सबसे कम गैप कौन लाएगा? I नेगेटिव। सबसे कम T2G और EG के बीच में गैप कौन लाएगा? सर ये लाएंगे। उससे ज्यादा कौन लाएगा? ये लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर ये लाएंगे। तो ये आता है। कृपया ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, आप इस तरीके से बना लीजिएगा पूरा यहां से यहां तक का। अब मैं आपको कुछ शब्द बताने जा रहा हूं, याद कैसे रखेंगे, खोपड़ियों में ये टिकेगा कैसे। पहली बात तो कम से कम 5 से 6 बार लिखना पड़ेगा। ये ब्रह्म सत्य है भाई, ये ब्रह्म सत्य है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और लेकिन याद करने के कुछ तो मेथड बताओगे सर? हैं? फिर काहे का मास्टर हो सर? ये देखो, 2 कार्बन डोनर्स दिख जाएं, इसको कहते हैं कार्बन डोनर। मेरे साथ बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डोनर। तो कार्बन डोनर को क्या रखना है? आगे रखना है। फिर देखिए, इनको कहते हैं नाइट्रोजन डोनर। इनमें चेक करो, देखो सब में नाइट्रोजन है, सब में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डोनर। अच्छा, कार्बन डोनर के बाद नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर के बाद आता है ऑक्सीजन डोनर। क्या आता है? ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर। अब इसके बाद देखना, पीछे आता है हैलोजन डोनर। पीछे आता है हैलोजन डोनर, और हैलोजन डोनर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जो बचता है उनको भैया ख्याल रखना पड़ेगा, हैलोजन डोनर। आपको एक बात बता देता हूं, F नेगेटिव के जस्ट पीछे सल्फर 2 नेगेटिव आता है। ये बात अगर आप ख्याल रखेंगे तो तकलीफ आपकी एकदम खत्म हो जाएगी, है ना जी। आप देखें तो इसको कैसे लिखा गया है पता है? देखो, आपने लिखा, अगर आप अपना क्या चेक करिए पीरियोडिक टेबल, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको मिलता है, देखिए, कार्बन, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन, और इसके बाद है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन। कुल मिला के मुझे बस ये बताना था कि ये देखो, ये इतने लोग एक ही पीरियड के हैं। और जब कार्बन पहले पीरियोडिक टेबल में कार्बन पहले मिलेगा ना आपको, फिर नाइट्रोजन, तो जो पहले मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, उससे बाद वाला उससे कम, उससे बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम। बस इतना ख्याल रखना है कि F नेगेटिव के जस्ट पीछे क्या रहता है? सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव रहता है। इससे बहुत सारा काम बनेगा। आइए अब आपको ब्रह्मास्त्र सिखाते हैं, क्योंकि बेटा इससे काम बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए, हे बालक, हे बालक, एक M हो, 6 लिगेंड लगे हों, अगर ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो वहां क्या क्या चेक करना है, सुनिएगा। अगर ये मेटल, ध्यान सुनिए, अगर ये मेटल कोई 3D सीरीज का मेटल है, अगर ये मेटल कोई 3D सीरीज का मेटल है, मतलब मैं कहूं यहां पे जो M है वो 3D सीरीज मेटल है। अब 3D सीरीज मेटल तो जानते होंगे, आई होप। सर मुझे क्या पता? अरे बालक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 3D मेटल का मतलब क्या हो गया भैया? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की जो बिरादरी है उनको गिन लीजिए। अच्छा जी, तो अगर वहां पर ऐसा मिल जाए और मेटल की खोपड़ी पर 2+ हो, तो जो कार्बन डोनर्स होते हैं सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वही बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे। और कार्बन डोनर के बाद जितने भी बचते हैं ये सब के सब वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे जब मेटल पर +2 हो और वो मेटल खुद स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के बीच का कोई एक मेटल हो। तो ब्रह्मास्त्र है, पचाने की कोशिश करिए, हर जगह लगेगा। अगली चीज, अगर मेटल पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो भैया जी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे।
अब देखो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिखे और उसमें जो कॉम्प्लेक्स उसमें जो मेटल है वो 3D सीरीज का है और उस पर भैया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कहिए कि भैया जी अगर उनके साथ कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर अगर ये लोग मिल जाएं तो इन सब को आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहिए, बाकी को आप घोषित कर दीजिएगा मेरे भैया क्या, अरे बोलो क्या, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अभी आपको यही जानना है वीक फील्ड कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड कब, कैसे अप्लाई करना है वो बाद में देख लेंगे। अगर मेटल पर +4 है तो सारे के सारे लिगेंड यहां से लेकर के यहां तक सारे के सारे लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कोई भी वीक फील्ड नहीं होगा मेटल के +4 के साथ। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशल कंडीशन क्या है, कोबाल्ट 3+ के साथ, जैसे हमने कहा ना मेटल के +3 के साथ केवल कार्बन और नाइट्रोजन डोनर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+ के साथ कार्बन और नाइट्रोजन डोनर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही, उसके साथ ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। मतलब अगर कहीं पर कोबाल्ट का 3+ मिल जाए और यहां से लेकर के यहां तक का कोई भी मिल जाए, यहां से लेकर के यहां तक का कोई भी मिल जाए, उसको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड घोषित करिएगा। लेकिन अगर और कोई मेटल हो कोबाल्ट 3+ के साथ तो सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन डोनर ही, मतलब इतने लोग ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझा दूंगा तो शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे CO मैं लिख दूं NH3 6 3+, अगला लिख देता हूं, बल्कि 1 मिनट, ये लिखने के बजाय मैं यहां पर वाटर लिखता हूं, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए वाटर लिखता हूं। क्रोमियम लिख देता हूं, वाटर लिख देता हूं, 6 टाइम 3+ लिख देता हूं। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यहां पर वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, तो वाटर में ऑक्सीजन से डोनेशन होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन डोनर है, मतलब सॉरी H2O क्या है, H2O एक ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है। अब यहां H2O ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है और जो कोबाल्ट है उस पर +3 है, तो कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। इसका मतलब इस समय जो ये वाटर है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी याद करिए कहां यूज करना मैं बताऊंगा, इतनी बात समझ में आ गई। अगली चीज, क्रोमियम पर +3 है, लेकिन क्या क्रोमियम के +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नहीं, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये सिर्फ कोबाल्ट के साथ ऐसा है, लेकिन बाकी मेटल के साथ आपको केवल कार्बन और नाइट्रोजन डोनर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे, ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड बन जाएंगे, क्योंकि ये क्रोमियम है। बात समझ में आ गई? यस। अब सुनिए, ये तो 3D सीरीज हो गया। 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के कोई भी मेटल हो, उन पर कोई भी चार्ज हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी चार्ज हो, कोई भी में मेटल पर +2 +3 एंड +4 हो, तो सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या नौटंकी है इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। ये बात समझ में आती है D4 के अंदर, कहीं पर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखना यहां पर आप निकाल के चेक करिए तो आपको मिलेगा Mn, और Mn की खोपड़ी पर +3, Mn की खोपड़ी पर +3, इसको आप कहेंगे D4। अब कई लोग होंगे सर ये 3D4 कैसे आया? अरे हे बालक, जो मैग्नीज है उस पर आता है 4s2 3d5, तो अगर 3+ करोगे तो 4s से 2 चले गए, एक 3d से नहीं जाएगा। अरे जाएगा सर। यहां पर देखें, जो Mn आया Mn+3, उस मेटल के साथ कौन सा लिगेंड है सर? Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? वो हैलोजन डोनर है। अगर वो हैलोजन डोनर है तो हे मेरे बंधु, हे मेरे बालक, आप बताइए कि मेटल पर अगर +3 है और सामने हैलोजन डोनर है और हमारा मेटल 3D सीरीज का है, तो बताइए ये जो आपका लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड? कैसी बात करते हैं सर, वीक फील्ड लिगेंड है। हैलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड आता है +3 के साथ। अच्छा, अब समझिए, ये मैंने जो बनाया है वो मैंने बनाया है इसके लिए 3D4 के लिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं D4, मतलब 3D4 तो D4, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4,
4 इलेक्ट्रॉन हमने तब के भरे हैं जब मेटल से अभी कोई इंटरेक्ट होने नहीं आया था, तो उसके पास इस तरीके से चारों इलेक्ट्रॉन भरे पड़े थे। लेकिन जब 6 क्लोराइड आयन इससे इंटरेक्ट होने आया तो इसका परिवार टूट गया, और जब परिवार टूटा तो वो टूटा किसमें? Eg और T2G में। ये बात तो हम जानते ही थे। अच्छा सर, इसके बाद सुनिएगा, लाइन पकड़िएगा क्या बोलने वाला हूं। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भरेंगे कैसे? वीक फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हैं? देखो, 1 2 3, 3 यहां भर दिया, चौथा जो है यहां जंप करा के भर दीजिए। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में जो ये गैप होता है वो गैप कम होता है। अगर गैप कम होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेगा, लेकिन अगर ये गैप ज्यादा होता तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो भैया जी वो ऊपर ना जाके नीचे ही रहता। तो ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड में चौथा इलेक्ट्रॉन आपको ऊपर ले जाना है। अगर पांचवा होता तब यहां ले आते। अभी 4 है तो इस तरीके से भर दिया। मेरी समझ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर भी देखोगे तो यहां पर मैग्नीज पर क्या आ रहा है भैया? +3, लेकिन उसके साथ है कौन? Cn नेगेटिव। और आपको पता है Cn नेगेटिव मतलब कार्बन डोनर। अगर कार्बन डोनर है तो वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो भैया जी बताओ, ये जो आपके Mn+3 क्या D4 है, जहां पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो ज्यादा स्प्लिट करेगा या कम? अरे सर बहुत स्प्लिट करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखिए ये वाली स्प्लिटिंग इस वाली स्प्लिटिंग से ज्यादा है। हाँ सर ज्यादा है, तो यही बात बोली जाती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। और जब ज्यादा होती है तो कृपया ध्यान दें, ये जो हमारा Eg और T2G है ना जी, अरे सुनिएगा, जो Eg और T2G है ना जी, उसमें कैसे भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले भरिए 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं, आपको अब यहीं पर पेयर कराना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर हम क्या बोलते हैं, जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कम होती है विद रिस्पेक्ट टू डेल नॉट के, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप बहुत ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि भैया मैं इतना ऊपर क्यों जाऊं, इससे बढ़िया मेरी शादी ब्याह करा दो, मैं पेयरिंग में नीचे ही रह लेता हूं। लेकिन यहां पर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड में ये गैप बड़ा कम है, वो चौथा इलेक्ट्रॉन सोचता है यार पेयरिंग करने जाऊंगा एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि पेयरिंग करने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी खर्च होगी, इससे बढ़िया शादी ब्याह छोड़ो, मैं चलता हूं पहाड़ों पर रहूंगा, क्योंकि ज्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है। यहां पहाड़ ऊंचा था तो उसने कहा भैया सन्यासी बन के कोई फायदा नहीं, ऐसे भैया शादी ब्याह करते हैं, गृहस्थ जिंदगी जिंदाबाद। कौन कह रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कहानी समझ में आई? क्लियर है? अगला देखते हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 1 इलेक्ट्रॉन। यहां का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। यहां पर T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन। अगला देखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर है? T2G में। मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? एनर्जी नीचे कितने से डाउन हुई? एनर्जी नीचे कितने से डाउन हुई थी? अरे बोलो रे बालक, -0.4 डेल नॉट से। एनर्जी बढ़ती है तो कितने से बढ़ती है? 0.6 डेल नॉट से। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -0.4 डेल नॉट से, प्लस इसके बाद देखिए क्या है, ऊपर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 डेल नॉट से, वैल्यू निकाल लीजिए, कहानी बन जाएगी। अच्छा जी, लेकिन देखो यहां एक करिश्मा होगा, उसको संभालना पड़ेगा आपको। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में देखना, 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर है भैया? अरे बोलना बालक, T2G में। T2G की एनर्जी कितने से डाउन होती है? -0.4 डेल नॉट से। इतना ही तो होगा। Eg तो हमें लिखना नहीं है, Eg में कोई है ही नहीं, है ना जी, 0 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां पर कोई पेयरिंग थी क्या? क्या कोई इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड था? नहीं था, लेकिन अभी स्प्लिटिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। इसका मतलब हमें बाहर से एनर्जी देकर वो पेयरिंग करनी पड़ी, तो बाहर से देकर अगर वो एनर्जी करनी पड़ी पेयरिंग, तो हम P लिख देंगे। ध्यान रखना, एक बात का खास ख्याल रखना, अगर यहां पेयरिंग हुई होती और यहां भी पेयरिंग हुई है तब हम इग्नोर कर देंगे, तब हम +P नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर मतलब मेटल जब आयन के रूप में था, जब उसके पास कोई लिगेंड नहीं था, अगर उसके इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड नहीं है, तो पहली बार जब पेयरिंग हो रही है स्प्लिटिंग के बाद, तब आपको पेयरिंग एनर्जी जोड़नी है, अदरवाइज नहीं जोड़नी। सिंपल बात है। यहां देखो, यहां चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, कोई पेयरिंग नहीं है, यहां पे भी कोई पेयरिंग नहीं है। यहां पर क्या चारों अनपेयर्ड थे, लेकिन यहां पर एक तो पेयर्ड हो गया, इसलिए हम एक पर पेयरिंग एनर्जी चिपका देंगे, दैट्स इट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा, √NN+2, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर चेक करिए कितना है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो यहां पर 4 + 2 बोर मैग्नेटॉन आएगा। और एक बात बताता हूं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में, वो डिजिट पहले आती है, फिर माइनस कुछ वैल्यू लिख देते हैं, कुछ वैल्यू लिख देते हैं, ये कैलकुलेट करके पता चलेगा। लेकिन एक बात की गारंटी ले लो कि मैग्नेटिक मोमेंट में हमेशा ये नंबर जो है बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए यहां पर बताइए, चलिए यहां पर बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग नहीं करके बैठे हैं। तो 2 अनपेयर्ड है, तो 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन। यहां पर आपको पता है कि 2 पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 2 पॉइंट मैं वाई लिख लेता हूं, बोर मैग्नेटॉन। y की वैल्यू आप कैलकुलेट करके खुद लिख लीजिएगा। अगली चीज D4 टेट्राहेड्रल। अगर देखो ये जो मैंने पढ़ाया है ये तो किसमें थे? ऑक्टाहेड्रल, तभी तो नालायको T2G और EG लिख रहा था। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल में टूटते तो टेट्राहेड्रल में तोड़ने पर देखो क्या आता है, E और T2 आता है। तो देखो D4 को कैसे भरना है, ध्यान सुनिएगा। 1 2, अब यहां पेयरिंग कभी भी नहीं होती टेट्राहेड्रल में, कभी पेयरिंग करवाना नहीं। कैसे करवाना है? 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6 7, तब करवाना मजबूरी है। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन, यहां तो चौथा क्या है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, हमेशा जाएगा। कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट D4 टेट्राहेड्रल में नहीं है, या टेट्राहेड्रल में कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड। वो कहां लगाना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड? केवल और केवल एक जगह, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। आइए अब और आनंद लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पर E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। CFSC अगर मैं निकालूं तो इसकी एनर्जी कितने से डाउन होती है? इसकी एनर्जी कितने से डाउन होती है बालक? अरे बोल तो दो, कितने से डाउन होती है? अरे इसकी एनर्जी डाउन होगी क्योंकि 2 से है तो -0.6 डेल टी, और एनर्जी उठेगी तो कितने से उठेगी? +0.4 डेल टी। तो देख लेते हैं, नीचे 2, नीचे 2 मल्टीप्लाई कितने से कर दिया? -0.6 डेल टी प्लस प्लस, देखिएगा 2 ऊपर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसे, 2 × 0.4 डेल टी, तो ये आता है। यहां पर कभी पेयरिंग एनर्जी ये सब नहीं लिखना होगा, कभी भी नहीं लिखना होगा यहां के केस में। यहां बस ये सावधानी रखनी होती है। आई होप आपको आनंद आया हो। अगला देखते हैं, अगला कैसे है, क्या है? प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ CFT। देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है किसका? VBT के अंदर। लेकिन क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि कहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है कहां वीक फील्ड, तब तो हम हाइब्रिडेशन को इजीली बता सकते हैं। कैसे? अब वो देख लेते हैं। जैसे मेरे सामने लिखा है MnCN6 3+, तो यहां पर देखिए 3 नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा? Mn पर +3 निकाल के चेक करिए। Mn पर +3 का मतलब 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और आपको एक बात पता है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो Cn नेगेटिव होगा कार्बन डोनर है, मेटल +3 के साथ कार्बन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देखिएगा भैया क्या होगा। अरे सारे के सारे बालक इधर देखो, ये भैया हमारा 3D, ये कौन है भैया? 3D, ये हमारा 4s है, ये भैया कौन है जी? ये 4p है। कृपया ध्यान दें सब लोग, क्या बोला? 3D के अंदर 4 हैं, तो भरते कैसे? देखो 1 2 3, 3 भरने के बाद चौथा आप यहां पेयरिंग करिए। क्यों पेयरिंग हमने क्यों की? क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। या तो ऐसे समझ लो, अगर आप इसको D4 को स्प्लिट करते, D4 को स्प्लिट करते तो क्या बनता? आपको पता है कि ऊपर की तरफ 2 मतलब EG बनता, नीचे की तरफ 3 T2G, ऐसे बनता कि नहीं बनता? अरे बोल रहे बालक, बनता कि नहीं बनता? हाँ सर बनता। D4 को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानकर चले तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ऐसा जैसा यहां दिख रहा है वैसा यहां कॉपी मार दीजिए। देखो जैसा यहां दिख रहा है वैसा यहां कॉपी मार दीजिए। कॉपी मार दिया, यस। अब देखो ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, मतलब मैं जिन पर मार्क बना रहा हूं ये सारे ऑर्बिटल चले जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर बताइए हाइब्रिडेशन क्या आएगा। तो देखो डी यूज हुआ इनर, तो लिखेंगे D2, एक S यूज हुआ, P के कितने? 3, तो यहां है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर कोई पूछे, अरे हे बालक, अगर कोई पूछे कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो कहना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, अंदर का 3D यूज हो रहा है। सिमिलरली MnCl6 नेगेटिव में अगर आप जाएंगे, अभी मैंने पढ़ाया था कि Mn+3 के साथ Cl नेगेटिव जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है। और आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती। अगर पेयरिंग नहीं होती तो हे बालक
3d4 कैसे लिखेंगे? 3d4 लिखेंगे 1 2 3 4, ये 3d के लिए लिखेंगे। अब ये कौन है भैया? 4s। ये कौन है भैया? 4p। ये कौन है भैया? 4d। हमें 4d की जरूरत क्यों पड़ी पता है? क्योंकि हमें दो ऑर्बिटल एक साथ चाहिए होते हैं, या तो इनर डी के या तो आउटर डी के। अब यहां तो एक ही खाली है, इसका मतलब ये यूजफुल नहीं। हमें क्या करना है? s लेना है और 4d के दो उठा लेने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक बार ध्यान दें तो बोलिए क्या आएगा? sp3d2 आएगा। sp3d2 आएगा। अरे बालक, sp के 3 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में जीवन में कभी आपने सुना भी होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बालक, क्या है? टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, इसको कैसे छांटें? ये तो सबसे बड़ा दर्द है। अरे कुछ नहीं है बालक, इधर आ जाओ। D0 से लेकर D7 तक, क्या बोला मैंने? D0 से लेकर D7 तक ये लोग गारंटी है कि हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनाएंगे। गारंटी दे रहा हूं, हमेशा बनाएंगे। देखो, लेकिन D4 D9 में यही स्क्वायर प्लेनर हो सकता है ना, और यहीं पर क्या है? टेट्राहेड्रल में भी आ सकता है। लेकिन पहले मैं गारंटी वाले देता हूं। ये वाले टेट्राहेड्रल होते हैं और ये वाले भी टेट्राहेड्रल ही होते हैं। D10 हमेशा टेट्राहेड्रल होगा, और कहीं अगर टेट्राहेड्रल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। बचपन से सीखे, उम्र हो रही है हमारी ठीक ठाक। ठीक है, तो ये हो गए sp3। यहां पर अगर मैं बोलूं टेट्राहेड्रल है तो आप कहेंगे कि यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है जी, तो कहीं D10 दिख जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो यहां पर मिलेगा जिंक 2+। जिंक 2+ का मतलब होता है D10। जैसे आपको D10 दिख जाए, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। तो D10 दिख जाए तुरंत बोलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे हम क्या कहेंगे? अरे D10 है भैया, गारंटी है कि यहां जिंक पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्या आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से NiCO4, आप सर गलत पढ़ाने वाले हो। देखो, निकल पर 0 आएगा। हे बालक, निकल पर क्या आएगा? 0। कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, क्योंकि कोबाल्ट क्या होता है? सॉरी, कोबाल्ट नहीं, ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए निकल पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा 4s2, और 3d के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा सोचोगे तो बुद्धि खुलेगी कि भैया जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो या तो sp3 आएगा या तो dsp2 आएगा, या तो sp3 आएगा या तो dsp2 आएगा। मतलब दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। अगर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो s ऑर्बिटल को खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आपको यहां डालना पड़ता है। इसीलिए यहां पर हम इसको एज अ 3d10 यूज करते हैं। एज अ 3d10 यूज करते हैं। हमने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मेरे भैया s ऑर्बिटल का खाली होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक s ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तब तक ना तो sp3 बन सकता ना तो dsp2 बन सकता। दोनों में s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना जरूरी है, और अगर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसका खाली होना जरूरी है, और खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां डालने पड़े? 3d के अंदर डालने पड़ेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, यहां दोनों में पॉसिबिलिटी है, दोनों की। ये जो है कभी स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं और कभी कभी टेट्राहेड्रल भी पॉसिबल है। ये दोनों में से कुछ पॉसिबल, लेकिन कब क्या उसी पे तो बात करेंगे, तभी तो ब्रह्मास्त्र कहलाएंगे। अदरवाइज फंस गए तो काहे का ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र का मतलब है कभी ना फंसने वाला अस्त्र। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और वहां पर D8 D9 है तो हमेशा चेक करिएगा, और वहां पर जो मेटल है और उस मेटल पर हमें दिख रहा है 3D सीरीज का कोई मेटल, तो दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। पूरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को दो हिस्से में फाड़ दीजिए। पहला हिस्सा है I नेगेटिव से लेकर वाटर तक, दूसरा हिस्सा है NH3 से लेकर CO तक। ध्यान दीजिएगा, इस वाले हिस्से में टेट्राहेड्रल बनेगा, इस वाले हिस्से में टेट्राहेड्रल बनेगा, और इस वाले हिस्से में स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अरे बोलो रे बालक, इधर वाले में स्क्वायर प्लेनर, इधर वाले में टेट्राहेड्रल बनेगा। ये गारंटी है, इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने मास्टर्स करी अपनी केमिस्ट्री में, आज तक कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ठीक है, यहां चेक कर लेना, यहां चेक कर लो, चाहो तो लिख लो निकल की खोपड़ी पर 2+। निकल की खोपड़ी पर 2+ का मतलब होता है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और निकल 2+ के साथ कौन है? क्लोरीन, और क्लोरीन इसी के बीच में आएगा। क्लोरीन इसी के बीच में आएगा, तो ये गारंटी है कि यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। गारंटी है, ठोक बजा के बोलो हाँ है। यहां देखो, यहां पर बोलो कॉपर 2+। अरे कॉपर 2+ का मतलब होता है D9, और जैसे खोपड़ी पर D9 दिख जाए और कॉपर के साथ कौन है? NH3, तो देख लो
इस वाले रेंज में आ रहा है, इसका मतलब है, अरे हे बालक क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, गारंटी है यहां DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर देख लीजिए, यहां निकल की खोपड़ी पर 2+ है, मतलब D8 है, लेकिन है कौन यहां पर, Cn नेगेटिव, तो इन्हीं पे तो Cn आता है इनके बीच में। इसका मतलब ये गारंटी है कि यहां पर हे बालक कहां पर, यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्या आएगा, अरे बोल देना भैया, DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा। ब्रह्म सत्य है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइए देखते हैं, सारे लिगेंड ले लीजिए। देखो हमने जो बात करी अभी +2 वाली बात करी है, +2 पर ये लगा लीजिएगा, लेकिन अगर +3 +4 हो, चाहे 45D सीरीज का कोई भी हो, इनके साथ हमेशा क्या मिलता है, स्क्वायर प्लेनर मिलता है। यहां पर ये स्क्वायर प्लेनर मिलता है, ध्यान रखेंगे, यहां पर स्क्वायर प्लेनर मिलता है, यहां पर स्क्वायर प्लेनर मिलता है, यहां पर स्क्वायर प्लेनर मिलता है। ठीक है जी, यहां पर नीचे जो भी देखोगे 3D सीरीज का कोई मेटल है +3 के साथ हमेशा स्क्वायर प्लेनर देगा, तो ये सारे स्क्वायर प्लेनर देंगे, कोई कंफ्यूजन कभी जीवन में नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि भैया हम ये जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, क्या हम उससे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं? अरे अभी तो बता चुका हूं, लेकिन तब भी एक बार दिखा देता हूं, है ना। यहां देखो, अगर मैं कहूं कि भैया हमारे पास निकल की खोपड़ी पर 2+ है, तुम कहोगे मैं बात मानूंगा, यहां पर 3D8 आएगा। और अगर मैं कहूं कि भैया 3D8 है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बात और बताता हूं, देखो पहले क्या करो, रिजल्ट निकाल लो, बताता हूं क्या। Ni2+ में 3D8 आया, अगर D8 आया उसके साथ क्लोरीन है, तो गारंटी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूं, कोई बच्चा बोर्ड में हो तो वो पहले क्या करे, सोच ले, अच्छा sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। अगर sp3 हाइब्रिडेशन आएगा तो पेपर में अब ऐसे लिखेगा, देखो sp3 तुम्हें पता है, लेकिन इसको करके डिनोट करो ताकि उसको लगे तुम्हें आता है। तो इस चक्कर में तुम लिखोगे कि भैया ये 4s है और ये 4p है, ये आपस में गठबंधन करेंगे, और इनके आपस में गठबंधन करने से यहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अरे समझे, हमको रिजल्ट पहले में आता है जी, हम तो खाली नौटंकी कर रहे हैं लिख के, हम लिख लिख के नौटंकी कर रहे हैं ताकि उसको लगे हम समझदार हैं। उसको पता थोड़ी चलने देंगे कि हमें रिजल्ट पहले से पता है, हमें ब्रह्मास्त्र पहले से पता है। ऐसे करके आप यहां पर भी निकालेंगे तो आपको देखेंगे तो DsP2 हाइब्रिडेशन आएगा। निकाल के चक्कर लेना, क्या आएगा, DsP2, क्योंकि हमें पहले से पता है, अभी निकाल के बताया था DsP2 हाइब्रिडेशन है। अगर हमें पहले से पता है तो हम काहे नहीं निकाल सकते जी। देखिए तो इस तरीके से हमें यहां पे 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। कैसे निकाला, ब्रह्मास्त्र यूज करके निकाला। ये लोग कैसे दिखाए जा रहे हैं, जैसे दिखा रहा हूं कैसी बात कर रहे हो। आइए देखते हैं अगली चीज, है ना, ये छोड़िएगा, कलर देखते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, उसका रीजन होता है DD ट्रांजिशन। क्या होता है, DD ट्रांजिशन। वैसे कई सारे होते हैं, मेटल टू मेटल भी, चार्ज ट्रांसफर, स्पेक्ट्रा वगैरह भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानना है दैट इज क्या भैया, वो चीज हम कहां पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में। अभी फिलहाल आपको जानना है कि D to D ट्रांजिशन होता क्या है। उससे आगे बढ़े उससे पहले आपको कलर व्हील जानना है। कलर व्हील में देख लीजिए कैसे लिखते हैं, विबग्योर लिखते हो तो VI छोड़ दो, BGYOR, ये इसको कहते हैं कलर व्हील। अब समझाता हूं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है यहां पर वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है तब वो येलो कलर का दिखता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पता किए जाते हैं इससे। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जो रेड कलर का दिख रहा है तो निश्चित रूप से उसने ग्रीन कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा टाइटेनियम H2O6 3+। तो यहां पर आप देखिए टाइटेनियम 3+ में आपको मिलेगा D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई विरोध तो नहीं कर रहा है मेरा, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो भैया जी देखिए D1 में आप यहां पे लिख दीजिए मेटल D1। अच्छा, इसको अगर हम कहें तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल तो मैं नीचे लिख सकता हूं T2G, मैं लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख दीजिए, यहां पर T2G और यहां क्या आएगा Eg। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन मैं कहां भरूं, ऊपर भर दूं, नहीं सर कैसी बात करते हैं, नीचे भर दिएगा। अच्छा जी, ऐसा होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पर, स्प्लिटिंग ऐसी ही होती है। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ना, ये कॉम्प्लेक्स हमें देखने में वॉयलेट कलर का दिखता है। ये देखने में हमें एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि ये वॉयलेट कलर का दिखता है। तो आप बताइए ये इसने कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा,
कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर ये वायलेट कलर का दिखता है तो वायलेट के आगे येलो, तो इसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा के उसको ऊपर ले गया। ये येलो कलर की लाइट उसके पास आती है, उसको वो खा जाता है, खाने के बाद वो ये ट्रांजिशन कर देता है। क्या करता है? ये ट्रांजिशन करता है। तो उसको देखो ट्रांजिशन में ये इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा। समझ में बात आ गई? इसको कहते हैं ट्रांजिशन। शब्द समझिए, इसको क्या कहते हैं बालक? अरे हे बालक, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इस तरीके से जाना ट्रांजिशन कहलाता है। इस ट्रांजिशन में कहां से कहां जा रहे हैं आप? T2G का इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? Eg में। मुझे एक बात बताइए, T2G के अंदर भी तो सारे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल की फैमिली है, Eg के अंदर भी डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं D2D ट्रांजिशन। लॉजिकल लगा? अब D2D ट्रांजिशन, क्योंकि T2G भी तो D है और Eg भी D है। तो हम कहते हैं क्योंकि ये कलर एब्जॉर्ब करता है तब अपना ट्रांजिशन कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहां कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग हुई होगी। अगर स्प्लिटिंग ना होती तो वो कलर ही एब्जॉर्ब नहीं करता, है ना जी। आई होप समझ में आ गया हो। आइए कुछ देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कलर। इसको रट्टा कुछ नहीं मारना, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा, सिर्फ समझना, उसको घर ले जाना आपने। ठीक है जी। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये देख लीजिए। एक क्लोरीन है, 5 NH3 है। इसको देखा गया कि इसका वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हुआ, ये जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैम्डा एब्जॉर्प्शन। लैम्डा एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो इतना दिया गया और वहां देखा गया, अच्छा इतना एब्जॉर्ब होता है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में देखा गया कि इतना आता है। अब इसको जस्टिफाई करिए कि आखिरकार यहां ज्यादा है यहां कम है, क्यों? ये है क्या? अरे भैया ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है। ये क्या है? ये भी लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है। अरे किसका लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है? इन भाई साहब का लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है। अब सुनिए, यहां पे देखिए, यहां पे 6 NH3 है, यहां पर 5 NH3 है। अंतर देखिए, एक क्लोरीन और यहां पर एक NH3। भैया कंपेरिजन करो, 5 NH3 और एक NH3 मतलब टोटल 6। तो यहां कहेंगे कि यहां क्लोरीन है, पहले वाले में इसको मैं A कह दे रहा हूं, इसको मैं B कह दे रहा हूं। जो A वाला है वहां पर क्लोरीन है और जो B वाला है वहां पर NH3 लिगेंड है, क्योंकि 5 NH3 तो दोनों में सेम है। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, इन दोनों में ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से NH3 जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं डेल नॉट की वैल्यू की बात करूं तो NH3 का डेल नॉट ज्यादा आएगा। अगर NH3 का डेल नॉट ज्यादा आएगा मींस दैट बी वाले केस में इस वाले केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, डेल नॉट ज्यादा होगा, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। अरे बालक रे बालक, E बराबर HC बाई लैम्डा, इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। तो यहां पर ये गैप जितना ज्यादा होगा, लैम्डा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू उतनी कम होगी। तो NH3 के केस में, B वाले केस में स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो देख लीजिए लैम्डा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम है। समझ में आया क्या? आया। अब देखिए, अगर ये येलो कलर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो बताइए कौन से? अगर ये भाई साहब, ए वाले भाई साहब येलो कलर को एब्जॉर्ब करेंगे तो पक्का वो वायलेट कलर के दिख रहे होंगे, वायलेट कलर के दिख रहे हैं। और सुनो, ये जो बी वाले भाई साहब हैं वो कौन सी लाइट खा रहे हैं? ब्लू लाइट खा रहे हैं। अगर वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हमें ऑरेंज दिखने चाहिए। देख लो, येलो ऑरेंज दिखते हैं। सब कुछ लॉजिकल है, रटना नहीं पड़ता है। आइए अगली बातचीत करते हैं, दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स की अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो देखो भैया, ये हमारा मेटल है, ये हमारा कार्बोनिल है। ठीक है जी। कार्बोनिल का जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। वो क्या करता है? वो कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है किसको? मेटल को देता है, इस तरीके से। और इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का जन्म होता है। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का जन्म होता है। कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के पास प्रेजेंट जो ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल करके कोवलेंट बॉन्डिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि लिगेंड की आदत है, वो ऐसा ही करते हैं। अच्छा जी, अब एक बात देखो, यहां पे तो ये होता ही होता है, लेकिन मेटल कहता है भैया हम तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे, हम तुम्हें रिवर्स में देंगे कुछ। तो वो कहता है भैया देखो मेरे पास क्या है? ये डी ऑर्बिटल है। मेटल के पास ये डी ऑर्बिटल है। वो कहता कि देखो ये जो कार्बोनिल है, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड दिख रहा है। अगर वहां पाई बॉन्ड है तो वहां पक्का पाई स्टार होगा। क्या होगा? पाई स्टार। याद करो, एमओटी में बोला जाता था, अगर पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार होगा और पाई स्टार खाली होगा।
पाई स्टार क्या होगा, खाली होगा। तो मेटल कहेगा कि भैया जो मेरे डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं तुम्हारे पाई स्टार में घुसेड़ूंगा भैया, क्योंकि मैं एहसान मानूंगा नहीं तुम्हारा। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड के या सीओ कहिए उसके पाई स्टार में मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से हुआ क्या, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन ने, फिर कार्बन ने उनके कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इस तरीके से एक सिग्मा बना और एक पाई बना। और पाई कैसा है, पाई ऐसा जिसमें एक ही शख्स इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहा है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। और इसी कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड को हम बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग। मतलब हमने से सिग्मा बनवाया, मैं तुम्हारे साथ पाई बनाता हूं, जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अब आइए देखते हैं, बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होता है, कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर मेटल भर भर के इनके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो याद करिए अगर किसी के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार, बल्कि पाई स्टार क्या किसी भी एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर घटता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स कम होने लग जाता है। तो भैया जी ध्यान दीजिएगा, जब ये मेटल एहसान करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन डालता है ना पाई स्टार में, तो एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटने लग जाते हैं। और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स घटने लग जाएंगे तो इसका मतलब है यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर पड़ेगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की। इतनी बात ठीक है। तो देखिएगा अभी आपके सामने आएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ऑक्सीजन का कम से कम है। अब दूसरी बात पर आइए, अब जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही मेटल और कार्बन करीब आएंगे। अरे भैया एक बॉन्डिंग हुई और बॉन्ड बढ़िया बना दिया दूसरा वाला, तो ये करीब आएंगे। अगर करीब आएंगे तो इनके बीच में स्ट्रेंथ मजबूत होगी। इसका मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मजबूत होता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। कब, जब बैक बॉन्डिंग बढ़ती है या सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ती है। इसका उल्टा करिए, बैक बॉन्डिंग के बढ़ने से अगर मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पक्का बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि ये दोनों इम्प्रपोर्शनल रिलेशन में होते हैं। सिमिलरली यहां पर कहेंगे कि भैया जी कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो यहां जो कॉम्प्लेक्स उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये न्यूट्रल है, यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है, यहां पर देखो दो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि यहां जो टाइटेनियम है उसके पर खूब नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब मेटल कहता मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरपूर है तो मैं भरपूर बैक बॉन्डिंग कर सकता हूं। तो अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां होगी, यहां होगी। अच्छी बैक बॉन्डिंग कहां होगी, बेस्ट बैक बॉन्डिंग कहां देखने को मिलती है, यहां पर सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी और यहां सबसे घटिया बैक बॉन्डिंग। यहां बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। अरे कहेगा मेटल भैया मेरी खोपड़ी पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, मेरा ही कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, अगर मेरा ही कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो मैं तुम्हें कैसे दूं कार्बोनिल, तो ये देना नहीं चाहेगा। तो अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मेटल कार्बन की बॉन्ड कहां पर ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा होगी, बताइए। मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहां होगी, जहां पर देखिए पहले बताइए मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कहां पर ज्यादा होगी, लेंथ की बात हो रही है। तो देखो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होती है जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर बैक बॉन्डिंग कम हो गई तो भैया मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये आएगा, इसका मतलब ये आएगा, सही है क्या, इसका मतलब ये आएगा, सही है क्या, इसका मतलब ये आएगा। मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताइए। अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी है, सुनिएगा नहीं तो लफ्ज पकड़ में नहीं आएगा, अगर बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर दी आपने, बैक बॉन्डिंग अगर अच्छी, तो भैया जी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग अच्छे होने से मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो लेंथ छोटी हो जाएगी। सिंपल बात कर दी है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया। अगला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है EAN इक्वल टू जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है चार्ज जो उसके ऊपर हूं, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं कहूं CONH3 6 3 प्लस, तो यहां पर अगर EAN निकाले जाएं,
अगर ई एन निकाले जाएं तो कोबाल्ट में अगर हम देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 माइनस एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज जो कि इस कोबाल्ट पर आएगा, दैट इज +3। क्या है, +3। उसको इस तरीके से चार्ज की तरह लिखना है, ठीक है। कभी नेगेटिव आए तभी उसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक। +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा जी। इसमें से देखिए 24 और 12 36, 36 और 36 क्या आता है, एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। अगर इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर मिल रहा है इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में स्टेबल है, क्योंकि उसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन हो जा रहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। EAN से हम यही निकालते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा या इनर्ट गैस के बराबर का नंबर ला देगा, एटॉमिक नंबर के बराबर का EAN नंबर ला देगा, वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। आई होप आपको यहां तक प्रॉब्लम ना हुई हो मेरे बालक। अगली बातचीत जो है वो है भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो आपको मैं बता देता हूं, आइसोमर्स उनको बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, और आइसोमेरिज्म के आगे जो कुछ भी लिखा है वो डिफरेंट होता है ना। तो हेडिंग का ये मतलब है, कभी डेफिनेशन रट्टा नहीं मारते। क्या कहते हैं, आइसोमर का मतलब होता है ऐसे दो लोग है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। नाम के आगे जो कुछ है वो अलग अलग डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर अलग है तो भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो इनके क्या टाइप्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब समझो, आइसोमेरिज्म के आगे क्या, आयनाइजेशन। इसका मतलब अगर मैं उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज करूं तो हमें डिफरेंट आयंस मिलेंगे। सोचो कितना आसान हो गया, रटना नहीं है। क्या कहना है, हमें डिफरेंट आयंस मिलेंगे। आयनाइजेशन एंड आइसोमेरिज्म तभी दिखाई देगा। जैसे ये देखिए और ये देखिए, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। सल्फेट यहां है, सल्फेट यहां, ब्रोमीन यहां, ब्रोमीन यहां, NH3 वहां, NH3 यहां, दोनों में सेम है। लेकिन अगर इसको पानी में डाल के देखो, इनके आयंस अलग आएंगे। यहां पर जो आयंस आएंगे वहां पर CONH3 5 ब्रोमीन, और यहां पर देखो क्या आएंगे, सल्फेट की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव और यहां पर 2+। यहां पर ये आयन आएंगे और यहां इनके आयंस की बात करें तो भैया CONH3 5 सल्फेट और यहां पर 1+ और साथ में ब्रोमाइड आएगा। ये इस तरीके से। अब बताइए, यहां सल्फेट और यहां ब्रोमाइड, अलग अलग आयंस आपको ये दिख रहे हैं, इसलिए इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर रखेंगे। अगला है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये बड़ा आसान है। हाइड्रेट का मतलब तो जानते हैं वाटर से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहां देखिए, एक भी वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो अंदर प्रेजेंट है। लेकिन यहां देखो, अंदर 5 है, बाहर 1 हो गया, अंदर 4 है, 2 बाहर हो गया। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अंदर बाहर अलग अलग इस तरीके से देखा जाए तो दिखें तो इसको कहते हैं कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। इसके देखिए 6 के 6 इस डिब्बे के अंदर हैं, यहां 5 अंदर है, 1 बाहर है, 4 अंदर है, 2 बाहर है। मतलब ये सबके सब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंक अलग होना चाहिए। डिफरेंट लिंक का मतलब बताता हूं। डिफरेंट लिंक का मतलब होता है यहां पर लिंक किसके किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में लिंक अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब वहां पर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होंगे निश्चित रूप से। अगर कहीं एम्बीडेंटेट लिगेंड होंगे तभी तो डिफरेंट टाइप के लिंक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि CONO2 और NH3 2+। यहां नाइट्रोजन से कनेक्टेड है कोबाल्ट, लेकिन यहां देखिए, यहां कोबाल्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात, यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पर किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये एक अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग अलग चीजें दिखेंगी। देखो यहां पर कोबाल्ट के साथ NH3 है, क्रोमियम के साथ CN है, लेकिन यहां देखो क्रोमियम के साथ क्या है, NH3 है। यहां कोबाल्ट के साथ NH3 था, यहां क्रोमियम के साथ NH3 है। तो ये तभी देखे जा सकते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग अलग हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, शब्द सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो, डिफरेंट हो। कितना आसान है, कोई रटने वाली चीज ही नहीं है। डिफरेंट हो गए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर अलग अलग हैं तो यही गिने जाएंगे। अगला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो एंगल होते हैं वो अलग अलग आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर PtNH3 2 Cl2, हमें समझाता हूं। यहां पर क्या होगा, प्लैटिनम होगा। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहां पर प्लैटिनम है। एक तरीका तो यह है कि मैं NH3 को यहां रखूं, यहां पे NH3 रख दूं, तो दो सेम लोगों के बीच में देखो यहां पर थीटा कितना आया,
यहां दो सेम लोगों के बीच में थीटा 90 डिग्री आया, आया कि नहीं आया? दो सेम लोगों के बीच में, यस सर आया। बाकी बचा हुआ कौन है? क्लोरीन। तो यहां क्लोरीन कर दो, यहां क्लोरीन। जब थीटा 90 है तो उसको कहते हैं सिस फॉर्म, जब थीटा 90 है तो उसको कहते हैं सिस फॉर्म। लेकिन अब दूसरा कैसे बनाएंगे? अगर मैं प्लैटिनम ले लूं, एक NH3 यहां ले लूं, दूसरा NH3 मैं यहां ले लूं, एक क्लोरीन मैं यहां ले लूं, एक क्लोरीन यहां ले लूं, अब दो सेम लोगों के बीच में, दो सेम NH3 के बीच में यहां जो थीटा आएगा दैट इज 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रांसफॉर्म। अगला देखेंगे CONH3 4Cl2, ये क्या है? आपको पता चल गया कि 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसको कैसे दिखाएंगे देखना। यहां पर आप बना लीजिए प्लैटिनम, ठीक। हमें बताया गया कि भैया थीटा 90 रखने पर सिस होता है। देखो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये सिस फॉर्म है। बाकी क्या करिए? 4 NH3 लिख दीजिए। बाकी क्या करिए? 4 NH3 लिख दीजिए। देखिए मैं कुछ ही यहां पर एग्जांपल करा पाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन सारे करने हैं तो आपको जो वीडियो बताइए वहां पर जाके देखिए, बहुत अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है। आइए यहां पर देख लेते हैं। ये तो मैंने जो पहले बनाया वो सिस था। अब दोनों क्लोरीन को थीटा 180 पर, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सिस फॉर्म है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो जो ट्रांसफॉर्म है वहां पर थीटा आपको 180 नजर आ रहा है। आ रहा है क्या नजर में? अरे सर आ रहा है, देखो ना थीटा 180 है। बाकी क्या करिए? NH3 लिख दीजिए। बाकी क्या करिए? NH3 लिख दीजिए। एक क्या करिए? NH3 लिख दीजिए। और क्या करिए भैया? NH3 लिख दीजिए। क्या आपको समझ में आया? यस समझ में आया। एक चीज और देख सकते हैं आप, यहां पे देखो प्लैटिनम के बाद देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये तरीके से निकालिए तो तुरंत समझ में आ जाता है, बड़ा आसान सा होता है। मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। आप क्या करिए? एक जगह प्लैटिनम लिख लिए, इसमें से कोई एक फिक्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने NH3 लिखा, जैसे मैंने NH3 लिखा, अच्छा जी। इसके बाद क्या करिए? NH3 के सामने ब्रोमीन लाइए, ठीक है। NH3 के सामने ब्रोमीन लाइए। अब अगली वाले में क्या करिए? यहां पर प्लैटिनम लिखिए, NH3 फिक्स रखिए। अब ब्रोमीन के बाद क्लोरीन ला दीजिए। अगली चीज देखिए, यहां पर आप NH3 ही रखिए, यहां पर प्लैटिनम रखिए, क्लोरीन के बाद आप यहां पर पिरीडीन रख दीजिए। बाकी के जो दो बच रहे हैं कहीं भी रख दीजिए, बाकी के दो जो बच रहे हैं उसको यहां पर रख दीजिए। तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। यहां पर कहते हैं 2 पॉसिबल है क्योंकि एक सिस एक ट्रांस। यहां क्या कहते हैं? एक सिस पॉसिबल और एक ट्रांस। ये देखिए खतरनाक चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ये अच्छा है, ये सुन लीजिए। यहां पर एक मेटल है, देखो 3 लिगेंड एक जैसे हैं, यहां 2 लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहां पर लिखने का तरीका क्या होगा? क्रोमियम यहां लिख दीजिए, आप NH3 यहां लिखिए, समझा दूंगा, याद करा दूंगा यहीं पर, ठीक है जी। 3 सेम लोगों को एक बार क्या करिए? 90 पर रखिए, इस तरीके से सिस की तरह सोचिए, सिस की तरह सोचिए। तो 90 पर रखो, 90 पर रख दिया जी। देखो 90 पर कौन है? देखो NH3 NH3, ये डॉट लाइन में हटा देता हूं, अभी ये डॉट लाइन हटा देता हूं, शायद कंफ्यूजन कर देगा ये आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, सिर्फ इतना। यहां पर क्या है? ये 90 है और ये देखिए ये भी 90 है ना। तो ये दो 3 सेम लोग हैं, अगर 3 सेम लोग थीटा 90 पर हैं तो इनको कहते हैं फेसियल। क्या कहते हैं? फेसियल कहते हैं, फेसियल आइसोमर कहते हैं, ठीक है जी। FAS करके लिखा जाता है, फेसियल पूरा लिख सकते हो थीटा 90 होने पर। लेकिन 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 बाकी जो बची हुई जगह है वो किससे भर दीजिए? बाकी 3 क्लोरीन से भर लोगे? हाँ सर भर लेंगे। यहां देखो, अगला मैं क्रोमियम यहां रखूंगा, एक NH3 मैं यहां रख दूंगा, एक NH3 यहां। एक बार क्या करिए? कम से कम एक पर ना थीटा 180 कर दीजिए, बस। यहां पर कोई भी दो सेम लोगों के बीच में थीटा जो है 180 नहीं है। यहां देखिए दो के बीच में 180 करिए, बाकी को आप छापते रहिए, बाकी को आप छापते रहिए। यहां NH3, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, बस इतनी सी बात है। फेसियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फेस पर आते हैं, देखो, है ना। ऐसा देखो, अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो वो इसका एक फेस होता। कुल मिला के जितना बताया उतनी लाइन आपको आनी चाहिए। फेसियल है सर, इसका क्या नाम है? अगर इसका नाम फेसियल है तो इसका नाम है मेरिडिनल। क्या बोलते हैं इसको? मेरिडिनल, शॉर्ट फॉर्म में MER लिखते हैं। ये फेसियल है और वो मेरिडिनल है। यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब 90% ऑफ द टाइम यही होते हैं। अगली चीज है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ढंग से आप तभी समझ पाएंगे जब आपको थोड़ा आता होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर मैं जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्या लिखा है? 2 क्लोरीन, अगर मैं 2 क्लोरीन को, एक क्लोरीन यहां लगा दूं, एक क्लोरीन यहां, देखो ट्रांसफॉर्म बना दिया ना, थीटा ट्रांसफॉर्म में है। अब ईएन का मतलब इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन का मतलब समझना, NH2 NH2, इथाइलिन डायमीन इज दिस। क्या यही होता है? अरे क्या यही प्यार है भैया? हाँ यही प्यार है, देखिए यही इथाइलिन डायमीन है, दिस इज
ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, ये ट्रांसफॉर्म है। अब अगर आपको कहा जाए कि आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाइए तो वहां चेक करिए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है जी। और यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां आएगी? देखिए एक प्लेन ले लीजिए जिस पर ये दोनों EN आ जाएंगे, तो एक क्लोरीन ऊपर है एक नीचे है, तो निश्चित रूप से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कैसा होगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर बीच से प्लेन कट हो सकता है। लेकिन यहां पर आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट भैया? हमें लिखना है CO। दोनों क्लोरीन को क्या करिए भैया? अरे हे बालक, दोनों क्लोरीन को आसपास रख लीजिए। तो यहां पर देखिए, यहां थीटा कितना था? यहां थीटा 180। दोनों क्लोरीन को देखो 180। यहां थीटा कितना है? अरे सर ये तो दिख रहा है ना, दोनों थीटा कितने पर? 90 डिग्री पर। अगर इथाइलिन डायमीन था तो NH2 यहां रखिए, NH2 यहां रखिए, ये आपस में कनेक्ट कर लीजिए। यहां NH2 रखिए, यहां NH2 रखिए, ये आपस में कनेक्ट कर लीजिए। यहां पर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करिए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी। यहां पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। कहां होगी? यही प्लेन जिस पर ये EN दोनों बने हुए, ये और ये, तो वो कट जाएगा मॉलिक्यूल आधे में से। लेकिन कभी ये मॉलिक्यूल आधे में से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा। इसका क्या बनेगा? एक मिरर इमेज। अगर इसका मिरर इमेज बनेगा इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तभी मिरर इमेज इस तरीके से बना भी पा रहे हैं हम, जो कि क्या होगा भैया? जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सुनिए, ये देखिए प्लेन, ये हमारे मिरर्स के सबसे बगल में NH2 है, तो यहां पर NH2 लिखिए। कैसे लिखने का तरीका होता है? मिरर के बगल NH2 है और मिरर से जितना दूर ये वाला NH2 है वहां इसको बना दीजिए। अब इन दोनों को क्या करिए? आपस में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए इतना पार्ट इधर दिखेगा, ये वाला पार्ट जो ऐसे है वो तो भैया यहां दिखेगा, NH2 और NH2 देखो दिखेगा। अब देखो इस मिरर से ये क्लोरीन बगल में है तो इधर भी क्लोरीन बगल में, ये वाला सीधी लाइन पर, ये वाला सीधी लाइन पे है। तो ये देखो कितने बन गए? 1 2 3, टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, जिसमें से ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव है, तभी इसका एक मिरर इमेज बना रहे हैं। तो दोनों ये ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इनमें कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। तो बस ये बात आना चाहिए, यही गलती होती है और ये गलती आप यहां करते हैं। COEN थ्राइस 3+, समझिएगा। कई लोगों को लगता है ये तो करेगा ही नहीं, समझना। अब EN कितनी बार है भैया? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। तो हमें क्या करना है? NH2 इस तरीके से बना के कनेक्ट करना है। NH2 को इस तरीके से बना करके आपको कनेक्ट करना है। यहां पे देखिए 3 बार आपको क्या करना है? इथाइलिन डायमीन लिखना। 3 बार इथाइलिन डायमीन लिखना है। अच्छा जी, 3 बार इथाइलिन डायमीन लिख करके कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब क्या होगा? अगला देखिए, इसका बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो आप यहां बना लीजिए NH2, यहां बना लीजिए NH2। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट कर दीजिए। अब बाकी यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, ये आपस में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा, ये भी आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, यहाँ कहीं भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाएंगे, कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है जी, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लेन डाल के चेक कर लीजिएगा, कभी नहीं आएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।